ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग प्रीतम, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग संतोष, गुड मॉर्निंग संतोष, ठीक है। हेलो प्रीतम, गोलू, हेलो अमरीश, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जय जितेश सर क्यों नहीं पढ़ा रहे? जितेश सर मंडे से आएंगे। जय राम, राम राम भाई, राम राम। ठीक है प्रीतम, ठीक है, जय हिंद, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम भाई, अतुल, अमित, अमरीश, अमित अमित अमित, हेलो हेलो, आकाश, ओके, थैंक यू भाई। मेरा नाम, हेलो विक्रम। इंग्लिश क्यों नहीं हुई? इंग्लिश आज नहीं हुई है, अच्छा हो सकता है कुछ मैम ना हो इसलिए। तो वैसे तो क्लास होनी चाहिए थी, बट शायद आज मैडम ना हो, मैडम की अवेलेबिलिटी ना हो इसलिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय हाय, हेलो योगेश, हेलो रविंद्र, हेलो मुरारी, हेलो अमित, हेलो सन्नी, रितेश, सतवीर, ठीक है, सुरेंद्र, अमरीश, यार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यार। हेलो हाय हाय, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर आप कॉलेजन में टॉपिक स्किप किए हैं। इफ मास ऑफ टू बॉडीज इज सेम देन वेलोसिटी चेंज, इफ m1 इज देन वेलोसिटी, ओके, मास, इफ मास चेंज। मेरे को समझ नहीं आया बेटा, क्या बोल रहे हो आप? मास और वेलोसिटी सेम, क्या समझ नहीं आया मुझे, क्या बोल दी? दोबारा से करो, कोई मुझे टॉपिक डाल रहा था कुछ टॉपिक। आज क्या पढ़ाएंगे सर? आज फ्रिक्शन का ही टॉपिक चलेगा अभी तो। सर मेरे पास क्वेश्चन का एक कलेक्शन बुक है, मुझे क्वेश्चन भेज दीजिए, वो लूँ जो क्वेश्चंस होंगे, बाकी क्वेश्चन बाकी लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो जो भी क्वेश्चंस आपके पास होते हैं वो क्वेश्चन भेजते रहा करो, ताकि सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर हो पाए, है ना। तो लास्ट में क्या करेंगे ना, हम क्वेश्चन को मिलाकर दे देंगे। सर यूनिट एंड डायमेंशंस कल हो सकता है कि हो जाए मेरे ख्याल से। सर कल मोहित को फाड़ दिया ग्रुप में, आई नो, मेरा फिजिक्स में फेल हो जाता। ओके कोई दिक्कत नहीं भाई। सर आप कॉलेजन, हाँ, इफ मास ऑफ टू बॉडीज आर सेम। अरे कैसी बातें करते हो सचिन, क्या कहाँ सचिन? देखो भाई सचिन, हमने मास का फॉर्मूला लिखा था, हमने एक जनरल फॉर्मूला लिख लिया था, और वो फॉर्मूला जब आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वेलोसिटीज का, v1 और v2 का। अब v1 का जो फॉर्मूला था वो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 था। अब आप क्या करो, जब सेम होते हैं मासेस तो आपको कुछ करना थोड़ी ना है, आपको m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m रख देना है। तो वो कोई नया टॉपिक थोड़ी ना है, उसी के अंदर चीजें हैं, तो उसमें कोई वो थोड़ी ना है। अगर मास सेम होगा तो दोनों मास को सेम रख दो, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m रख दो, क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m1 इक्वल्स टू m2 रख दोगे तो सीधे सीधे वैल्यू बन जाएगी, मेरे ख्याल से वैल्यू बनेगी u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, बस, उसमें कुछ नहीं है। वो तो उसी फॉर्मूले में m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू, वो स्किप नहीं किया है, उस चीज को बताया नहीं गया है, क्योंकि आपको इतना अंडरस्टूड होना चाहिए कि मास सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m रखना है अपने फॉर्मूले में। तो कुछ ऐसा नहीं है, आप समझे नहीं मेरी बात। सर न्यूमेरिकल शीट देना प्रैक्टिस के लिए। हाँ न्यूमेरिकल शीट दे दूंगा, जितेश सर की क्लास मंडे को होगी बेटा, ठीक है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक है हिमांशु। और कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत हो? खम्मा गणी बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। एज वेज नहीं पूछा करते बेटा, खमी घनी से बिल्कुल, अभी छोटा हूँ बेटा, 17 साल का हूँ, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, ठीक है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं ना आज का टॉपिक। सो टुडेज टॉपिक इज फ्रिक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, तो फ्रिक्शन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। कल हमने क्या पढ़ा था फ्रिक्शन में? कल हमने दो चीजें पढ़ी थी कि फ्रिक्शन कितने टाइप्स का होता है, फ्रिक्शन घर्षण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक स्थैतिक घर्षण, एक गतिज घर्षण। स्थैतिक घर्षण का स्टार्टिंग बिंदु 0 होता है, और स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का ही लास्ट पॉइंट लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, यानी सीमांत होता है, और एफएस जो आता है इनके बीच में आता है। एफएल की वैल्यू फिक्स होती है, एफएल इक्वल्स टू होता है म्यू एस इंटू आर, और जबकि एफके की वैल्यू फिक्स होती है, एफके इक्वल्स टू होता है म्यू के इंटू आर, ये मैंने लिखवा दिया था। एफएस जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन वो हमेशा, अमित क्या पूछ रहे, कॉलेजन में टॉपिक है सिर्फ बेटा सेम मास वाले, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मास सेम होने का मतलब क्या हुआ, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m। बेटा तुम्हारी बुक्स में जो चीजें दी गई है ना उसको इलेबोरेट किया गया है, टॉपिक वही है। तो जो क्वेश्चंस हो रहे हैं टॉपिक दो ही होते हैं बेटा, इलास्टिक कॉलिजन या इनइलास्टिक कॉलिजन, टॉपिक्स थोड़े नए आते हैं, बस आपको m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m रखना है। चलो हम कल के लिए बात कर रहे हैं। हाँ खाना खा लिया भाई। देखो तो मैंने कहा कल हमारे दो फ्रिक्शन थे, एक था स्टैटिक एक था मेरे पे विश्वास रखो यार, कोई चीज की टेंशन मत लो, आप बस पढ़ते रहो। मैं इतना चाहता हूँ कि जितनी भी चीजें मैं करा रहा हूँ उस पर क्वेश्चंस लगाते रहो, क्वेश्चंस होने चाहिए, मेन टारगेट ये है, हमें बुक कंप्लीट नहीं करनी है। तो देखो, तो हमने ये कहा कि
दो तरह के फ्रिक्शन हुए। अब मैंने कहा था लिमिटिंग फ्रिक्शन FL इक्वल टू म्यू एल इंटू आर। FS वही होता है जो आप लगाते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन जो स्थैतिक घर्षण होता है वो बदलता रहता है। कैसे? स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। आप 1 न्यूटन लगाओगे तो सामने से 1 न्यूटन, 2 न्यूटन लगाओगे तो सामने से 2, 3 न्यूटन लगाओगे तो 3 न्यूटन, इस तरीके से 4 न्यूटन लगेगा। इस तरीके से हम जानेंगे कि ये बदलता रहता है। कब तक कंप्लीट होगा लॉज ऑफ मोशन? लॉज ऑफ मोशन बेटा मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 3-4 दिन और लग जाएंगे लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट होने में, है ना, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन, ये सबसे बड़े चैप्टर हैं और लॉज ऑफ मोशन के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट हैं, तो इसको बहुत बड़ा टॉपिक बना दिया जाता है। बाकी जो पार्ट्स आएंगे, जैसे वर्क एनर्जी पावर आएगा वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ग्रेविटेशन आएगा वो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बाकी जो टॉपिक्स है बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस चैप्टर के बाद जो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा वो हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स रहेगा। तो हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स थोड़ा सा पार्ट बड़ा होगा, बाकी सारे चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं। तो आगे जो सिलेबस होगा ना वो बहुत तेजी से हो जाएगा। अभी जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर नहीं है थोड़े बड़े बड़े हैं क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा हैं। आगे के चैप्टर जो होंगे वो थ्योरेटिकल ज्यादा होंगे। जैसे हम हीट पढ़ेंगे तो हीट में बहुत सारी थ्योरी आ जाएगी, ग्रेविटेशन में भी बहुत सारी थ्योरी आ जाएगी, तो ये चैप्टर थ्योरेटिकल हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है, किसी चैप्टर में ज्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं, किसी चैप्टर में ज्यादा थ्योरी होती है, कोई चैप्टर थोड़ा बड़ा है, कोई चैप्टर थोड़ा छोटा है, उस हिसाब से। ठीक है बेटा, नेवी का एग्जाम तो बहुत दूर है बेटा, मैं आपको 15 जनवरी तक सिलेबस करा दूंगा, डोंट वरी। अभी सिलेबस स्टार्ट हुआ है, भरोसा रखो मुझ पर। मैंने कहा ना आपके ये चैप्टर कंप्लीट होने दो, इसके बाद जो चैप्टर्स होंगे वो देखो आप 2-3 दिन में खत्म होते जाएंगे। ठीक है ना? क्या चीज? T इक्वल टू E1 प्लस E1? नहीं बेटा, ये हमारे काम की चीज नहीं है गोलू, तो हम इस चीज को नहीं करेंगे। जो चीज हमारे काम की नहीं है उसको नहीं करेंगे। आप जो चीज बता रहे हो वो आपकी बार बार बॉडीज के गिरने के ऊपर है, वो सब IIT JEE में आते हैं, ये सब हमारे में नहीं आते। हो सकता है आपको किसी बुक में देखने को मिल जाए, बट हमारे लिए नहीं है। ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन का हमारे पास टाइम नहीं होता पेपर में कि हम उसको अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है ना? मार्च तक पढ़ाएं, मैं जब तक हो सकेगा पढ़ाएगा। इसको पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस बैच भी आएगा तो प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ऐसा नहीं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। चलो अब देखते हैं। तो हमारे पास आज जो टॉपिक स्टार्ट होगा, आज का टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज के, आखिर क्या गुण है हमारे फ्रिक्शन के। तो आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, फ्रिक्शन की बात कर रहे थे तो हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखो, घर्षण कैसा होता है, कैसे बदलता है, कैसे नहीं बदलता, इन सब चीजों को बात करते हैं। घर्षण यानी फ्रिक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी लिखिएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, हिंदी में सर्पी घर्षण संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। सर्पी घर्षण संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब समझो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो स्लाइडिंग होता है, स्लाइडिंग का मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी बॉक्स को घसीट कर ले जा रहा हूं, घसीटना स्लाइडिंग कहलाता है, सर्पी कहलाता है, और किसी चीज को लुढ़का के लाना और रोलिंग कहलाता है, लोटने कहलाता है। तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? इसकी। तो अगर मैं कहता हूं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टेक्ट एरिया, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इतनी बड़ी चादर ले लूं जिसका वजन 50 किलोग्राम है और उसको घसीट के लेके जाऊं, तो उसमें जितना घर्षण लगेगा, उसी चादर को अगर मैं एक लोहे की रॉड बना दूं, उसको खींच के लेकर जाऊं, तो उसमें दोनों में घर्षण बराबर होगा, फ्रिक्शन बराबर होगा। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको हम खींच रहे हैं। अगर मास सेम होना चाहिए, घर्षण हमेशा बराबर होगा। कैसे? एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। आपने बोला एक पोडियम है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स की लंबाई है 2 मीटर और इसकी चौड़ाई है 5 मीटर, मतलब लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है आपकी 2 मीटर, और मैं इसको घसीट के ले जा रहा हूं कहां पर? आगे की साइड। मान लेते हैं कि इसमें जो फ्रिक्शन आ रहा है वो F आ रहा है। हमने कहा ठीक है, F घर्षण आ रहा है। तो अगर इस बॉक्स को पलटा दूंगा, अभी देखो कांटेक्ट में कितना है जमीन के साथ, इतना 2 मीटर वाला चीज कांटेक्ट में। अगर मैं इस बॉक्स को पलटा दूंगा, और मैंने इस बॉक्स को इस प्रकार से पलटा दिया और मैंने बोला अब बताइए अब इसमें घर्षण कितना आएगा, तो अभी भी अगर आप कैपिटल F फोर्स लगाते हैं तो इसमें भी अब की बार स्मॉल f फोर्स ही होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सतह कितनी कांटेक्ट में है। 2 मीटर अगर कांटेक्ट में है, संपर्क में है, तब भी उतना ही घर्षण होगा, और 5 मीटर अगर कांटेक्ट में है, संपर्क में है, तब भी इतना ही घर्षण होगा। तो किसी भी बॉक्स को किसी भी साइड से खींचो, घर्षण हमेशा बराबर निकल कर आता है, माने फ्रिक्शन हमेशा बराबर होता है। तो फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। कौन सा घर्षण? स्लाइडिंग। ध्यान रखिएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण इस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना? चलो दूसरी बात,
थोड़ी सी थ्योरी है तो आप लोग थोड़ा सा सब्र रखें। सेकंड पॉइंट है रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी लोटनिक घर्षण डिपेंड करता है संपर्क क्षेत्रफल पर। मैंने कहा दो टायर हैं, एक टायर है जिसकी मान लेते हैं एक टायर है जिसकी 20 सेंटीमीटर की मोटाई है, और मैंने कहा एक टायर है जिसकी 40 सेंटीमीटर की मोटाई है। और मैं बोलूं क्या अब की बार ये दोनों जब रोड पे चलेंगे तो क्या अब की बार इन पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा? तो मैं आपको बताऊं जिस चीज की अब की बार मोटाई ज्यादा होगी उसमें ज्यादा फ्रिक्शन होगा, हाई फ्रिक्शन होगा, हाईएस्ट फ्रिक्शन होगा। कहने का मतलब हुआ सर्पी घर्षण यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर निर्भर नहीं करता, यानी सर्पी घर्षण संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, लेकिन लोटनिक घर्षण हमेशा निर्भर करता है। लोटनिक घर्षण का मतलब यह हुआ कि अगर मैं टायरों की बात करूं तो आपने देखा होगा जो प्लेटिना गाड़ी होती है, प्लेटिना गाड़ी में ब्रेक लगा दोगे तो प्लेटिना गाड़ी जल्दी फिसल जाएगी, लेकिन जिसके टायर मोटे होते हैं, महंगी गाड़ियां होती हैं जिनके टायर मोटे होते हैं, वो ब्रेक लगाने पर इतनी जल्दी नहीं फिसलेंगी, कारण जितना मोटा टायर होता जाएगा उतना ज्यादा घर्षण भी बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। क्यों? लोटनिक घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है किस पर? एरिया ऑफ कांटेक्ट पर। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आपके पेपर में ऐसा कोई थ्योरी का क्वेश्चन आता है कि कौन सा फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, कौन सा नहीं डिपेंड करता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। दोनों की अलग अलग बातें हैं। तो ये डिपेंड करता है और ये डिपेंड नहीं करता है। इसको बोलते हैं लोटनिक घर्षण, इसको बोलते हैं सर्पी घर्षण। मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। कोई चीज समझ में ना आए तो पूछते जाना। थर्ड चीज, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। कहने का मतलब यह हुआ कि यानी घर्षण संपर्क क्षेत्रफल के प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी घर्षण सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है का मतलब समझो, प्रकृति पर निर्भर करता है। कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, एक दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन की भी बात करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम इज सेम, इफ वॉल्यूम इज सेम, मैं दोबारा से बताऊं वॉल्यूम इज सेम का मतलब नहीं समझा मैं, व्हाट डू यू वांट टू से? सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे कल जो मैंने क्वेश्चन कराया था बबलू, वो कल आपके नेवी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, तो नेवी के पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो मैंने कल कराए थे। आज मैं कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा जो आपकी बुक से रिलेटेड है। ये आपके नेवी के पेपर में पूछे तो नहीं गए था, जो अगला क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें 2 बॉक्स होते हैं, परंतु मैं आपको कराऊंगा क्योंकि कुछ बुक्स में ये क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे ल्यूसेंट की हुई, अरिहंत की हुई, तो उन बुक्स के लिए वो क्वेश्चन करवाऊंगा। बाई चांस की बात है ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। जो कल क्वेश्चन कराया था वो आपके नेवी के पेपर का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो हमने कहा कि घर्षण संपर्क की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब क्या हुआ? प्रकृति मतलब हुआ घर्षण ये डिपेंड करता है कि आपकी सतह कैसी है। जैसे रोड को हम मार्बल का तो नहीं बनाते, कारण मार्बल का बनाएंगे तो गाड़ी अगर ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी फिसल जाएंगी। क्यों? इसलिए फिसल जाएंगी क्योंकि इस पर घर्षण कम है। तो हम क्या करते हैं, इसको रोड को डामर की बनाते हैं, क्योंकि अगर आप सतह बदल दोगे तो घर्षण भी बदल जाएगा। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, आयुष बेटा वेट चेंज होगा तो फ्रिक्शन चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, 2 मिनट का समय दो, मैं सारी चीजें आपको बताता जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आ रहा हूं सचिन बेटा, तुम्हारे भी क्वेश्चन पे आ रहा हूं, थोड़ा सा समय दो मुझे, मैं आ रहा हूं। लाइन बाय लाइन आते जाऊं। सर मेरा कोफिशिएंट पर क्वेश्चन आए थे। हाँ बेटा क्वेश्चन पर आया था, कोफिशिएंट पर क्वेश्चन आए थे, पिछले साल भी क्वेश्चन आया था। हर साल की बात है कि फ्रिक्शन पे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछता है नेवी। नेवी में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रिक्शन वाला। चलो, तो मैं अगर बात करूं, मैं ये जो कहना चाह रहा था वो कह रहा था कि नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, यानी प्रकृति पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये हुआ, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, आपने ऐसा महसूस किया होगा, दिल्ली में रहने वालों, आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जहां पर बस स्टॉप बने होते हैं, वहां पर जो रोड होती है, रोड के बीच में वो लोग क्या करते हैं, गिट्टी निकाल कर रखते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप बस स्टॉप के पास जरूर जाइएगा और आप देखोगे कि रोड में बीच में गिट्टी निकली हुई है। कारण क्या होता है, गिट्टी निकालने से क्या हुआ, सतह बदल गई, और सतह बदल जाएगी, सरफेस बदल जाएगा तो घर्षण बदल जाएगा। सीधी सी बात है। तो हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, बारिश के दिनों में रोड में गाड़ियां फिसल क्यों जाती हैं? सिंपल सा, इसलिए फिसल जाती हैं, बारिश होगी तो ये जो सतह है, सरफेस है, सरफेस पे सतह पे घर्षण कम होगा, और सतह पे घर्षण कम हो जाएगा, सतह बदल जाएगी तो क्या होगा? फ्रिक्शन बदल जाएगा। तो सीधी सी बात है, हम फ्रिक्शन पे डिपेंड करते हैं। पेपर में एक क्वेश्चन बनता है, कॉमन क्वेश्चन, कि गाड़ियां जो होती हैं, हमारी कार या बाइक्स होती हैं, उनमें गाड़ियों के टायरों में कट क्यों बनाते हैं? कट मतलब उनमें निशान क्यों बनाते हैं? आपने देखे होंगे जो टायर्स होते हैं उनके अंदर ऐसी मार्किंग होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी मार्किंग हम क्यों रखते हैं? ऐसी मार्किंग टायरों में क्यों रखते हैं? आज ऐसी मार्किंग इसलिए टायरों में रखते हैं, आज बेटा अखंड रोटेशनल मोशन तो नहीं, सर्कुलर मोशन स्टार्ट होगा। तो हमने कहा टायरों में ऐसी मार्किंग इसलिए रखते हैं, जब आपकी गाड़ी के टायर चिकने हो जाते हैं, जब चिकने हो जाते हैं और जब आप गाड़ियां चलाते हैं, तो आप देखोगे जब आप गाड़ियां चलाते हैं तो टायर चिकने होने के बाद टायर ज्यादा स्किड करता है। लेकिन नए टायर इतने स्किड नहीं करते, इतने नहीं फिसलते जितने पुराने टायर फिसलते हैं। कारण यह होता है कि नए टायरों में ऐसे ज्यादा कट होते हैं, और कट होने से क्या होता है? सतह बदलती है, और सतह बदलेगी तो आपका फ्रिक्शन बदलेगा। और भी चीजें हैं, आटा चक्की आपने देखी होगी, आटा चक्की में पीसने के लिए जो पत्थर का एक बो लगा होता है, उस पर वो लोग क्या करते हैं? टांके लगाते हैं, कट टक टक करते रहते हैं ना, इस पर टांके लगा देते हैं। टांके लगाने से होता क्या है? घर्षण बढ़ता है, क्योंकि अगर आप सतह बदल दोगे तो घर्षण बदल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नेचर के बदलने से, यानी सतह की प्रकृति के बदलने से, नेचर के बदलने से घर्षण बदलता है। इस चीज पर भी डिपेंड करता है। अगला, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। देखो, घर्षण द्रव्यमान के सीधे अनुपातिक होता है। घर्षण, सर फिजिक्स सेंटर की बुक, आपकी नोट सीट कंप्लीट। हाँ भाई बिल्कुल चिन्मय, इतना ही कर लो। बहुत एयरप्लेन के टायर का फ्रिक्शन सेम होता है बेटा। एयरप्लेन एक अलग चीज है, उसके टायर अलग चीजों के बनाए जाते हैं, अलग मटेरियल होता है, अलग गैसेस होती हैं, परंतु हाँ फ्रिक्शन अलग होता है। उनमें फ्रिक्शन कहीं ज्यादा होता है, हमारे डेली वाली लाइफ के टायर से उनमें फ्रिक्शन कहीं ज्यादा होता है। चलो, तो घर्षण की बात करते हैं। तो घर्षण क्या होता है? द्रव्यमान के सीधे अनुपातिक होता है। बात समझना क्या होता है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। आपने ये कहा कि मान लो कोई बॉक्स है और किसी बॉक्स को मैं खिसका रहा हूं। अगर किसी बॉक्स का वजन 50 किलोग्राम है और मैं इस 50 किलोग्राम के बॉक्स को खिसकाता हूं, तो मान लो मैं 50 किलोग्राम के बॉक्स को बहुत आसानी से खिसका सकता हूं। ठीक है, मान लो अगर मैं बॉक्स को खिसकाता हूं और मैं अगर बॉक्स को खिसका दूं तो हो सकता है कि मैं इजीली खिसका लूं, लेकिन इस 500 किलो के बॉक्स 50 किलो के बॉक्स को अगर मैं 500 किलो का कर दूं तो क्या मैं खिसका पाऊंगा? तो क्या आप नहीं खिसका पाएंगे। तो मास बढ़ाने से, द्रव्यमान बढ़ाने से हुआ क्या? वास्तविकता में क्या होता है, जो पोडियम जमीन के ऊपर थोड़ा सा फंसा हुआ था, अब द्रव्यमान बढ़ने से क्या होता है? अंदर जाकर और फंस जाता है, और फंस जाएगा तो उसे निकालना और मुश्किल रहेगा। इसीलिए आपके घर्षण बढ़ जाता है द्रव्यमान बढ़ने से। कहने का मतलब यह हुआ कि फ्रिक्शन जो होता है, घर्षण जो होता है, वो द्रव्यमान के सीधे अनुपातिक होता है। द्रव्यमान के सीधे अनुपातिक होता है। बेटा कृष्णा आप चिंता ना करें, ये चिंता हमारी है, चिंता मत करें, ठीक है ना। सिलेबस की चिंता हमारी है, आप लोग हम पर छोड़ दें। सिलेबस कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये हमारी जिम्मेदारी है, पर मैं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकता, आपको बता दूं, ठीक है। मेरे को सारे टॉपिक्स पढ़ाने हैं, सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ाने हैं, सारी थ्योरी पढ़ानी है, मैं कोई भी चीज स्किप नहीं करता। इसलिए मैं सिर्फ 11th का पार्ट पढ़ा रहा हूँ, जीतेश सर 12th का पार्ट पढ़ाए, इसी वजह से क्योंकि 2 टीचर एक साथ करा पाए। अब मेरे पास बहुत सारा टाइम है कराने के लिए, तो आप इसकी चिंता हम पर छोड़ दें, आप चिंता मत करें। आप बस इतना ही पढ़ लें, इतना ही बहुत है यार, इतना पढ़े तो घर्षण जो होता है वो द्रव्यमान के सीधे अनुपातिक होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा मास बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा घर्षण बढ़ेगा। डेली लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा हमारे पास मान लीजिए ट्रक है और मैं ट्रक के टायर निकालकर स्टील के टायर लगा दूं। अगर मैं स्टील के टायर लगा दूं और मैं गाड़ी को चलाऊं तो आप ऐसा महसूस करोगे कि जब मैं गाड़ी चलाऊंगा तो स्टील के टायर वाली गाड़ी फिसलेगी अपनी जगह पर। तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछें कि एक बात बताइए, ट्रक तो नहीं चल रहा है स्टील के टायर लगाने से, ट्रक तो स्टील के टायर लगाने से नहीं हो रहा, लेकिन जो हमारी ट्रेन होती है, ट्रेन तो स्टील के टायर से ही चलती है, और आपका जो स्टील की जो वो होती है रेल, वो भी होती है, ट्रैक भी स्टील का होता है। फिर ट्रेन कैसे चल पाती है जब ट्रक नहीं चल पाता? कारण
ट्रेन का खुद का वजन इतना ज्यादा होता है, ट्रेन का खुद का द्रव्यमान इतना ज्यादा होता है कि ट्रेन को जरूरी घर्षण उसके द्रव्यमान से मिल जाता है। ट्रेन का खुद का मास इतना ज्यादा होता है कि उसे जरूरी फ्रिक्शन उसके मास से ही मिल जाता है, द्रव्यमान से ही मिल जाता है। इसलिए उसे अलग से रबड़ के टायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मास बढ़ने से क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ता है। फ्रिक्शन बढ़ता है तो इसीलिए ट्रेन चल पाती है, इसलिए उसमें स्टील के टायर लगाने पड़ते हैं। अगर कहीं ट्रेन का वजन ट्रक के वजन के बराबर होता, अगर कहीं ट्रेन का वजन ट्रक के वजन के बराबर होता तो मुझे ट्रेन में भी रबड़ के पहिए लगाने पड़ते, पर उसका मास इतना ज्यादा है, द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि मुझे रबड़ के पहिए लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे जरूरी घर्षण उसके द्रव्यमान से ही मिल गया। तो मास बढ़ने से क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है। गांव में कभी ट्रैक्टर फंस जाता है तो 4-5 लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ने से 4-5 से होता क्या है, जो टायर अब की बार पहले ऊपर से फिसल रहे थे, अब उसमें मास बढ़ने से क्या होता है, वो टायर अंदर की तरफ धस के निकलते हैं और घर्षण बढ़ जाता है। और ये ट्रैक्टर वाला भी जानता है कि अगर मास बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, और इसीलिए आप पढ़ सकते हैं कि घर्षण बढ़ने से द्रव्यमान बढ़ने से घर्षण बढ़ता है। बेटा कश्यप थोड़ी देर पहले बताया रबर के टायर से फ्रिक्शन बढ़ता है, स्टील के टायर में स्टील के टायरों में फ्रिक्शन इतना नहीं होता जितना रबर के टायर में होता है, इसलिए रबर के टायर लगाते हैं, है ना। और कोई क्वेश्चन सर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्वेश्चन आया था, अगर आपका बेटा क्वेश्चन मुझे पूरा नहीं दिख रहा, अगर नो होगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो बोल रहे हो आप। बबलू दोबारा से क्वेश्चन को थोड़ा सा सही टाइप करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लास्ट में ना कट रहा है शायद। सर रबर के टायर क्यों लगाते हैं, बता दिया बेटा, रबर के टायर इसलिए लगाते हैं ताकि फ्रिक्शन ज्यादा हो, क्योंकि सरफेस बदलने से, सतह बदलने से घर्षण बदलता है, और लोहे के टायर जो होते हैं उनमें घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है। जय हिंद जय हिंद जय हिंद भाई, बिल्कुल ठीक है। और कोई क्वेश्चन डाउट है ना, पूछते रहना बेटा, कोई भी डाउट हो तो पूछते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस का मुझ पे छोड़ दो, मैं 2 घंटे की जगह 3 घंटे पढ़ा दूंगा, 3 घंटे की जगह 4 घंटे पढ़ा दूंगा, लेकिन आप सबके डाउट क्लियर करूंगा, है ना। तो आप लोग मुझसे पूछते रहना जो भी। बेटा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, एरोप्लेन के जो टायर होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस के बारे में आप शायद जानते होंगे। नाइट्रोजन गैस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ में वॉल्यूम और प्रेशर पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरते हैं। आजकल हम अपनी घरों के भी जो कार वगैरह होती है उसमें भी नाइट्रोजन गैस भर लेते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं, बट एरोप्लेन में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। सर कई सिलेबस के बारे में बोले, आप इसका रिप्लाई नहीं करते। बेटा मैंने सिलेबस के बारे में रिप्लाई किया रुपेश, अगर पूछो मुझसे अगर कोई बात है तो आपको, है ना, फिर से बता दीजिए, फिर से बता दूं इस चीज़ को। नहीं अब तो बस करो यार, 4 घंटे में नेट खत्म हो जाता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं रात को देख लेना, दिन में देख लेना, जो भी आप कर सको, मिटा दूं उसको, बट ठीक है चलो। पर फिजिक्स अपनी सीखने के लिए पढ़ो यार, इस सब के लिए मत पढ़ो कि भाई बस 4 लाइनें पढ़ दी और फिजिक्स हो गई यार। शॉर्टकट नहीं होता फिजिक्स में यार, फिजिक्स पूरा ही करना पड़ेगा। चलो अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट क्या दे रखा है देखते हैं। हमने अभी तक जो बात करी फ्रिक्शन के बारे में, वो फ्रिक्शन के एरिया ऑफ कांटेक्ट पे निर्भर नहीं करता, स्लाइडिंग और रोलिंग एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास होता है और नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। हिंदी वालों के लिए इस चीज को भी मैंने बोला है। चलो अगली बात करते हैं। घर्षण जो होता है, फ्रिक्शन जो होता है, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन कई सारी जगह पर जरूरी भी होता है। तो कहां जरूरी होता है, फ्रिक्शन इज नेसेसरी। तो जो लोग एसके की बुक लगाते हैं, एसके की बुक में एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, घर्षण की आवश्यकता है, घर्षण की आवश्यकता है। तो जो लोग एसके की बुक लगाते हैं उनमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है एसके की बुक में कि पेपर से पेन पर लिखने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है फ्रिक्शन इज नेसेसरी, उसमें सबसे पहली बात आपको चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। अगर घर्षण नहीं होगा तो आप चल नहीं पाओगे। सोच के देखो आप चलते कैसे हो, आप जमीन को पीछे धक्का देते हो, और जमीन को पीछे धक्का देते हो तो जमीन आपको दोबारा से धक्का देती है, क्योंकि आप जानते हैं इस ब्रह्मांड में कोई भी एक अकेला फोर्स नहीं होता। एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। इसका मतलब ये हुआ जब मैं पीछे एक्शन करता हूं तो मुझे रिएक्शन फोर्स पीछे चलने के लिए मिलता है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं अगर लोहे वाले सतह पर रबर वाली टायर चलाते हैं तो फ्रिक्शन, लोहे वाली सतह पर रबर, बेटा तब भी फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। बेटा फ्रिक्शन दोनों साइड से चाहिए। हमारी जो बाइक्स वगैरह होती है उनका मास बहुत कम होता है, और जिनका द्रव्यमान बहुत कम होता है उनमें जरूरी घर्षण कम मिलता है, इसलिए हमें रबर के टायर लगाने पड़ते हैं। दोनों में से कोई भी चीज, फ्रिक्शन वास्तविकता में, घर्षण वास्तविकता में रिलेटिव मोशन है दोनों सतहों का, यानी सापेक्ष गति है दोनों सतहों के बीच में। तो दोनों सतहों का अच्छा होना जरूरी है ना, एक के घर्षण होने से कुछ नहीं होता, दोनों का घर्षण होना चाहिए,
ठीक है ना सर, मेरा आंसर का क्या होगा बबलू? मेरे को क्वेश्चन दोबारा से मेरा, मैं बोल रहा हूँ ना थोड़ा कट गया था, मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है बेटा प्रीतम, हो गया तुम्हारा आंसर ना? ठीक है, दोनों का होना जरूरी है। चलने के लिए राइटिंग ऑन पेपर, पेपर पे लिखने के लिए, पेपर पे लिखने के लिए अगर पेन में घर्षण नहीं होगा और पेन को अगर मैं पेपर से लिखूंगा तो घर्षण नहीं होगा तो पेन फिसल जाएगा, और पेन फिसल जाएगा तो पेन किस चीज पे काम करता है? अगर आप कभी पेन को ध्यान से देखे हो तो आपके पेन के निब पर, आगे सबसे निब पर एक गोला लगा होता है, एक छोटा सा गोल सा एक चीज होती है, गोल सा एक स्फीयर होता है, गोला होता है, और ये गोला क्या करता है? घूमता है, और ये तब घूम पाता है जब घर्षण होता है। अगर मैं कॉपी पर तेल डाल दूंगा या मैं कांच पे लिखने की कोशिश करूंगा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, कारण क्योंकि कांच वगैरह में घर्षण कम होता है और फ्रिक्शन कम होगा तो पेपर पे, कांच पर लिखा नहीं जा सकेगा। इसीलिए लिखने के लिए भी घर्षण की आवश्यकता होती है। कोई नई चीज बताओ। मिट्टी में कार चलाने के लिए टायर मोटे बनाए जाते हैं, एग्जैक्टली मोटे बनाए जाते हैं, मिट्टी में चलाने के लिए मोटे बनाए जाते हैं। बहुत सारी चीजें बेटा, मिट्टी एक अलग केस हो जाता है। मिट्टी और बर्फ के केस में क्या होती है, हमारे टायर फिसलते हैं क्योंकि वो चीज स्थिर नहीं है, जमीन स्थिर नहीं होती है, और जमीन स्थिर नहीं होती है तो जैसे बर्फ में होता है स्थिर नहीं होती है, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए होता है कि मैं घर्षण बढ़ा सकूं। तो घर्षण बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम उस पर जंजीरें बांध देते हैं टायरों पे ताकि घर्षण को बढ़ाया जा सके, है ना, घर्षण इसीलिए बढ़ाते हैं। ब्लैक बोर्ड पे क्या होता है, ब्लैक बोर्ड पे, इस पर भी हर एक पे बेटा घर्षण होता है। फ्रिक्शन इज, बिल्कुल फ्रिक्शन एक्टिव होता है जब आप लिखते हैं। एग्जैक्टली आयुष, बिल्कुल। तो लिखने के लिए भी घर्षण की आवश्यकता होती है। बहुत सारी हमारी डेली लाइफ में ऐसी चीजें हैं जो घर्षण को कम करती हैं। कैन सी? तो ग्रीस, ग्रीस, लुब्रिकेंट्स, ग्रीस, लुब्रिकेंट्स, ऑयल रिड्यूसेस फ्रिक्शन। हिंदी वालों के लिए ग्रीस, लुब्रिकेंट्स बता दूंगा इसका मतलब क्या है, तेल घर्षण को कम करते हैं। डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एग्जैक्टली एक बंदे ने मेरे से बोला है पॉलिशिंग, तो आप इसका पॉलिशिंग और लिख लेना इसके आगे, पॉलिशिंग। बहुत बढ़िया यार, पॉलिशिंग। ठीक है, ठीक है निरंजन। तो देखो घर्षण कम होते हैं बहुत सारी चीजों की वजह से। जैसे मैं बताता हूं क्या क्या। ग्रीस, आपने पंखे में ग्रीस लगते हुए देखी होगी, हमारी साइकिलों वगैरह में भी ग्रीस लगाई जाती है। ग्रीस घर्षण को कम करती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। दूसरी बात बेटा, अभिलंब वाले 2 गुना कर दिया जाए। थोड़ा रुकोगे, मैं आपको बता रहा हूं। गोलू तुम ल्यूसेंट की बुक का क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, और गोलू इस क्वेश्चन का नंबर है 1। ल्यूसेंट की बुक का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है ये जिसको आप पूछ रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं 2 मिनट में। लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स की बात करें तो लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको बात करूं। लुब्रिकेंट्स मतलब होता है, आपने गाड़ियों में कैस्ट्रॉल वगैरह आपने डाले होंगे गाड़ियों में, और कैस्ट्रॉल वगैरह क्या करते हैं, ये कैस्ट्रॉल वगैरह क्या करते हैं, इनमें लुब्रिकेंट्स होते हैं, ये इन्हीं को लुब्रिकेंट्स कहते हैं। पिस्टन जो एल्यूमिनियम का बना होता है, पिस्टन आपके सिलेंडर के अंदर बार बार मूव करता है। आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, इसके बारे में सुना होगा। तो जब पिस्टन बार बार मूव करेगा तो ये बगल के लोहे से फ्रिक्शन घर्षण करेगा, और जब ये बगल के घर्षण करेगा तो फ्रिक्शन होने से क्या होगी, गर्मी पैदा होगी, हीट पैदा होगी, और पिस्टन के टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें कैस्ट्रोल डालते हैं। कैस्ट्रोल क्या करता है, जो लुब्रिकेंट है वो पूरे उसको चारों तरफ से लपेट लेता है, पूरे पिस्टन के चारों तरफ फंस जाता है, और जब ये घूमता है तो इसको घर्षण को कम करने का काम करता है। इसी प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो ग्रीस, लुब्रिकेंट मतलब जो गाड़ियों में कैस्ट्रॉल वगैरह यूज करते हैं। पॉलिशिंग, पॉलिश करने से भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, मैं अगर दीवार पे पलस्तर किया हुआ है और मैं पलस्तर से हाथ फेरूंगा तो घर्षण मुझे ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर पुट्टी कर दूंगा, अगर मैं इसके ऊपर पुताई कर दूंगा तो क्या होगा, घर्षण कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो फ्रिक्शन को ऐसे भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, चलो ठीक है। और कोई क्वेश्चन भाई? चलो बेटा गोलू, मैं तुम्हारा क्वेश्चन पे आ रहा हूं, थोड़ा मुझे समय दो, न्यूमेरिकल्स पे आने दो मुझे, मैं थ्योरेटिकल थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं अभी। 7वां पॉइंट, एक और फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। जो हमारा लोटनिक घर्षण होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, लोटनिक घर्षण होता है, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हिंदी में लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। क्या पूछ रहे हो कश्यप, 12 से 18 टायर क्यों लगते हैं? बेटा ये तो नंबर है यार, ट्रक का मोटाई का नंबर है, ठीक है ना, वो तो इंजीनियरिंग की बातें हैं, छोड़ो। क्या कितना मोटा टायर लगते हैं क्या? ऑल यूनिवर्स में फ्रिक्शन पॉसिबल है, पूरे ब्रह्मांड में फ्रिक्शन होता है।
फ्रिक्शन जीरो पॉसिबल नहीं है इस ब्रह्मांड में, है ना। इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? इसके बाद वर्क एनर्जी पावर नाम का चैप्टर होगा, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। 2 दिन का चैप्टर है, 2 दिन में कंप्लीट होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव? काइनेटिक फ्रिक्शन है बेटा, फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव बॉडी है, नेगेटिव होता है हमेशा। फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स का हमेशा नेगेटिव होता है। सर आप पहले कंसेप्ट कंप्लीट करके न्यूमेरिकल कर दो। हाँ एग्जैक्टली, इसलिए हम तो बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुको, मेरे को ये कंप्लीट कर लेने दो, फिर मैं न्यूमेरिकल्स पे आता हूँ। चलो, तो लोटने घर्षण हमेशा कम होता है किससे? सर्पी से। अब मेरी बात समझना, सर्पी मतलब क्या होता है? किसी चीज को घसीटना। जब बहुत पहले जब आदिमानव हुआ करते थे, तो आदिमानव ने क्या किया, किसी चीज को, जो वो खाना बदोश लोग थे, तो वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी को घसीट के ले जाते थे। अब घसीटना बहुत मुश्किल है। आप सोच के देखो, अगर मुझे एक फ्रिज रखा हुआ है और मुझे फ्रिज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है और मैं खींच के शिफ्ट करूं, तो जो मुझे बहुत दम लगेगी। लेकिन अगर मैं क्या उसके नीचे पहिए लगा दूं, तो क्या मुझे कोई मुश्किल पड़ेगी क्या फ्रिज को खींचने में? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं दिक्कत पड़ेगी। कारण क्या हुआ? अब की बार आपने जो घसीटने वाला फ्रिक्शन था, फिसलने वाला फ्रिक्शन था, चर्र वाला फ्रिक्शन था, उसको किस में बदल दिया? आपने बदल दिया उसको लोटने में, रोलिंग में। और रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है? कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बियरिंग बॉल्स नाम की एक चीज होती है, या आपने साइकिलों में पीछे की तरफ देखी होगी, कारों में लगती है, पंखे में लगती है, इन सब जगह पर ये लगाई जाती है। और ये बियरिंग बॉल, जिसको आप बेरिंग कहते हैं, ये बियरिंग बॉल क्या करती है? हमेशा घर्षण को रिड्यूस करती है। आटा चक्की में एक रॉड दूसरी रॉड के ऊपर घूमती है, और जब एक रॉड दूसरी रॉड पर घूमती है तो उस पर घर्षण लगता है। तो उसको कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं? बियरिंग बॉल्स, ताकि एक चीज दूसरे पे बहुत आसानी से घूम पाए। और इस प्रकार से हम समझ पाते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा कम होता है। इस प्रकार से हम समझते हैं। ठीक है, शिवेश एरिया ऑफ कांटेक्ट को कम कर दिया है। अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एरिया ऑफ कांटेक्ट को कम किया है शिवेश, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट को कम करने से स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम नहीं होता। परंतु अगर आपने रोलिंग फ्रिक्शन के केस में टायरों में एरिया ऑफ कांटेक्ट को कम किया है, तो आपका फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। मैंने बता दिए स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट, ध्यान से देखो, है ना। सर ज्यादातर क्यों लगते हैं, ज्यादा टायर क्यों लगते हैं ट्रक में? अरे यार बेटा, बहुत सारी रीजंस हैं यार। टायरों का काम सिर्फ और सिर्फ चीजों को आगे लेकर जाना नहीं होता, या फिर घर्षण को रिड्यूस करना नहीं होता। टायरों का काम वजन को उठाना भी है। क्या दो टायरों पर मैं डंपर का वजन लाद दूं? क्या साइकिल पर मैं इतना वजन लाद सकता हूं क्या? इतना वजन तो नहीं लाद सकता ना। साइकिल लेके जा रहा हूं और साइकिल में मैंने ट्रक का डंपर लगा दिया, क्या लगा लूंगा क्या? मास बढ़ जाएगा तो टायर फट नहीं जाएंगे। तो फटने के लिए क्या करते हैं? टायरों को इंक्रीज किया जाता है उसके वजन के हिसाब से। जितना ज्यादा वजन होगा उतने ज्यादा टायर लगाएंगे, क्योंकि टायर क्या करते हैं? इन सब का लोड लेते हैं, इसलिए टायर ज्यादा होते हैं। टॉपिक से रिलेटेड पूछो बेटा, 8th। चलो अगला पार्ट बात करते हैं। अगली बात करें तो हमने एक चीज और पढ़ी है अपनी डेली लाइफ में, इसको बोलते हैं गियर्स। गियर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। गियर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। हिंदी वालों के लिए गियर्स का प्रयोग घर्षण को बढ़ाने के लिए करते हैं। गियर्स का प्रयोग घर्षण पर बढ़ाने के लिए करते हैं। घर्षण का प्रयोग इसको बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखना, यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, मैंने कहा ठीक है जी कर लेते हैं इंक्रीज फ्रिक्शन की। गियर्स, पहले तो हम यही नहीं जानते कि गियर्स होता क्या है। आपने गन्ने से जूस निकालने वाली मशीन देखी होगी, और अगर आपने वो देखी है तो आपने देखा होगा एक चीज दूसरे के ऊपर घूमती रहती है। अगर आप कभी घड़ी खोलकर देखो तो घड़ी में भी एक चक्का लगा होता है, जो एक चक्का दूसरे पर घूमता है। वास्तविकता में ये गियर्स कैसी चीज होती है? ऐसी चीज होती है। अगर आप साइकिल में पीछे की तरफ जिस पर चेन चलती है उसको देखें तो उसको हम गियर ही कहते हैं। और गियर क्या करती है? जब इस चीज के चारों तरफ दूसरी चीज घूमेगी तो क्या करेगी? घर्षण को बढ़ा देगी, ताकि चीज फिसले ना। आप सोचकर देखो, क्या ये चीज फिसल सकती है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं फिसल सकती। तो गियर्स करते क्या है? फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं, घर्षण को बढ़ाते हैं, ताकि एक चीज दूसरे पर फिसल ना पाए। बस इतनी सी बात है। हाँ निरंजन, ठीक है, हाँ निरंजन, गियर्स हिंदी मीनिंग, गियर्स का हिंदी मीनिंग क्या है? अरे मुझे भी नहीं पता यार, गियर्स का डिक्शनरी सर्च करो। आपने बाइकों वगैरह में गियर जरूर सुना होगा मेरे ख्याल से। सिद्धार्थ, हिंदी मीनिंग क्या होता है भाई? चलो, तो हमने कहा कि घर्षण इस प्रकार से बढ़ता है। हमारी गाड़ियों में गियर्स होते हैं। गाड़ियों में गियर्स क्या करते हैं? देखो,
हमने कहा कि गाड़ी में मान लो 4 गियर है। 4 गियर का मतलब क्या है? देखो, चारों गियर का अलग अलग मतलब होता है। हमारी गाड़ी में पहला गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर और फोर्थ गियर, इनका मतलब है 4 चक्के लगे हुए हैं। जो सबसे छोटा चक्का है, फिर उससे बड़ा चक्का है, फिर उससे बड़ा चक्का है और सबसे बड़ा चक्का है। अब चक्के पे क्या होता है? चेन चलती है। जब हम गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालते हैं तो गाड़ी फर्स्ट गियर में क्या करती है? फर्स्ट गियर में गाड़ी सबसे बड़े चक्के पर होती है। गाड़ी सबसे बड़े चक्के पर होती है, और गाड़ी अगर सबसे बड़े चक्के पर होती है, सबसे बड़े चक्के पर होती है, तो गाड़ी को ताकत सबसे ज्यादा मिलती है। तो फर्स्ट गियर में ताकत सबसे ज्यादा मिलती है, लेकिन चक्का बड़ा है तो इसको घूमने में समय लगेगा, और समय लगेगा तो इसीलिए उसको ताकत ज्यादा मिलती है, लेकिन समय भी ज्यादा लगता है। इसलिए फर्स्ट गियर में ताकत हमें बहुत सारी मिलती है, लेकिन जैसे हम सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर में गाड़ी लेकर आते हैं तो फोर्थ गियर में गाड़ी सबसे छोटे चक्के पर होती है, और सबसे छोटा चक्का जल्दी जल्दी घूमता है, और जल्दी जल्दी घूमता है तो वो स्पीड तो ज्यादा देता है लेकिन ताकत कम दे पाता है। और इस प्रकार से हम गियरों का वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि जब गाड़ी स्पीड में होती है, जब गाड़ी स्पीड में होती है, थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है गाड़ी की, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाता है। तब जब गतिज घर्षण कम हो जाता है तो अब हमें इतनी ताकत की आवश्यकता ही नहीं है, तो हम बड़ा चक्का क्यों यूज करें, इसीलिए। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। इंग्लिश मीडियम की बुक बता दो बेटा, मैं बताते रहूंगा, चिंता मत करो। जो भी चीजें मुझसे पॉसिबल होंगी मैं करता चलूंगा, ठीक है? सभी चक्का में गियर होता है क्या बेटा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है विकास। डिपेंड करता है, सबकी गाड़ियों का अलग अलग हिसाब किताब है ना? जैसे स्कूटी की बात करते हैं तो स्कूटी में गियर्स नहीं होते, परंतु उसमें भी चक्के होते हैं, लेकिन उसमें गाड़ियां अपने आप शिफ्ट होती हैं, है ना? योर एक्सप्लेनेशन इज टाइम, ओके, ठीक है, थैंक यू कश्यप। मैक्सिमम फ्रिक्शन इज, बहुत बढ़िया बात कह रहे हो बेटा निरंजन, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम फ्रिक्शन, अधिकतम घर्षण की बात करें तो वो लिमिटिंग यानी सीमांत घर्षण होगा। नहीं, डाउट्स भी नहीं लेते थे, चलो वो तो जो भी टीचर है उनकी आप बात छोड़ दो, उनसे हमें मतलब नहीं है यार। अभी तो हम अभी देख रहे हैं, इसलिए हमें बफर करने के लिए, बम्फर करने के लिए गियर चेंज करना पड़ता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जब गाड़ी की स्पीड के हिसाब से गियर चेंज होते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल रविंद्र, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं। आगे कुछ टॉपिक्स पर आते हैं। तो फ्रिक्शन में हम एक दो चीजों को ले लेते हैं कि फ्रिक्शन में और क्या क्या चीजें हमारे पास आने वाली हैं, तो जरा देखते हैं कि क्या हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, नोट डाल के एक दो पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट लिखना, नोट डाल के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। डीसी पांडे बहुत बढ़िया किताब है भाई, इससे बढ़िया किताब हमारे मार्केट में नहीं मिलती है, ठीक है ना? इससे बढ़िया मार्केट हमें नहीं मिलती है। कल एक चीज लिखवाई थी आपने, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैं उसको ले लेता हूं। क्वेश्चन पूछा था कि म्यू के बारे में, म्यू डिपेंड्स ऑन, म्यू किस किस चीज पर निर्भर करता है। मैंने आपको कल भी बताया था, डिपेंड्स ऑन, म्यू निर्भर करता है किस पर? म्यू निर्भर करता है किस पर? मैंने आपको लिखा था पहली चीज, नॉर्मल रिएक्शन पर, प्रतिक्रिया बल पर। सॉरी, नॉर्मल रिएक्शन क्या बोल रहा हूं यार। तो मैंने कहा म्यू किस पर डिपेंड करता है? तो म्यू डिपेंड करता है नेचर पर, कि नेचर कितना है, प्रकृति कितनी है, क्या प्रकृति बदल रही है या फिर प्रकृति नहीं बदल रही है, इस चीज पर निर्भर करता है। म्यू इस चीज पर निर्भर करता है। तो किसी ने अभी मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा था कि अगर नॉर्मल रिएक्शन बदलेंगे, अभिलंब बल बदलेंगे, अभिलंब बदलेंगे, अभिलंब का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन चेंज करेंगे, तो अगर नॉर्मल रिएक्शन चेंज करोगे, प्रतिक्रिया बल दोगुना करोगे, तो आपका जो म्यू होता है, म्यू जो होता है वो इस पर डिपेंड ही नहीं करता है। क्यों? म्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हमेशा समान रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन बदलने से म्यू के कोई बदलाव नहीं होता, तो इस बात को आप याद रखिएगा। नॉर्मल रिएक्शन के बदलने से इस पर कोई बदलाव नहीं होता, सेम रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। तो शायद अगर गियर चेंज ना करें, तो गियर चेंज नहीं करोगे तो बेटा गाड़ी में सिस्टम बनाया गया है, आप चेंज ना करें तो आप एक गाड़ी, जैसे साइकिल है, साइकिल में गियर चेंज ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें बार बार अपनी स्पीड को ध्यान रखना पड़ता है, ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है। डीसी पांडे इंग्लिश में है क्या? डीसी पांडे इंग्लिश में आती है बेटा, डीएस पांडे बहुत अच्छी किताब है। टर्न लेते समय गियर्स कम क्यों रखना पड़ता है? स्पीड कम करनी पड़ती है, स्पीड कम करोगे तो गियर कम करोगे। मैंने तो सर्फेस ना करो इसमें, तो ठीक है। लव, तुम्हारा क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा है, कट गया मेरे से क्वेश्चन। डीसी पांडे इंग्लिश में है, ठीक है। डायरेक्ट फोर्थ गियर देते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है, क्यों भैया? गाड़ी की स्पीड जो है ना वो अलग अलग पे अलग अलग होती है। अगर आप गाड़ी को, ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि गाड़ी को हर एक की स्पीड अपनी अलग अलग है, तो आप डायरेक्ट फोर्थ गियर में डाल दोगे और गाड़ी की स्पीड इतनी नहीं होगी फोर्थ गियर के हिसाब से, तो गाड़ी बंद हो जाएगी। उसको इस हिसाब से बनाया गया है। यूवी नॉर्मल रिएक्शन है, वी डिपेंड्स करते हैं, चलो ठीक है। यूवी नॉर्मल रिएक्शन है, वी डिपेंड्स करता है, पढ़े हैं। यूवी नॉर्मल रिएक्शन है, यूवी बेटा क्या होता है? यूवी नॉर्मल रिएक्शन, वी डिपेंड करता है, आपने पढ़ा है बेटा। वी अलग चीज होती है, वी अलग चीज है। अच्छा म्यू बोल रहे हो, मेरे ख्याल से म्यू बोल रहे हो। म्यू डिपेंड करता है, ठीक है।
मास पे डिपेंड करता है म्यू, बट इस पर डिपेंड नहीं करता आप, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और mg अलग अलग है। कल भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि mg हमेशा r के बराबर नहीं होता, इसलिए दोनों अलग बातें हैं, mg पे डिपेंड करता है। आर्या बेटा, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं कि नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, बट दैट इज, ये तब कंडीशन होती है नॉर्मल रिएक्शन में जब वेट बराबर mg होता है, जब r बराबर mg होता है उस केस में। लेकिन हमेशा ये दोनों बराबर थोड़ी ना होते हैं, इसलिए आप हमेशा इन चीजों को नहीं बोल सकते। ये कोई हमेशा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि हमेशा होगा ही होगा। इसलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने कल एक चीज लिखवाई जरूर थी, बट मेरे को एक चीज और लिखवानी चाहिए थी कि वो हमेशा ट्रू नहीं होता, मेरे को वो लिखवाना। ठीक है सर, कल वाली क्लास में नोट कराया। बेटा बेटा आयुष, मैंने बबलू, मैंने कल क्लास में नोट कराया था, मेरे को एक चीज लिखनी चाहिए था, मैं भूल गया। मुझे ये लिखना चाहिए था कि वो हमेशा नहीं डिपेंड करता, डिपेंड कर भी सकता है और डिपेंड नहीं भी कर सकता है, क्योंकि म्यू जो होता है वो हमेशा, आर जो होता है वो हमेशा mg के बराबर नहीं होता। तो आर चेंज के हिसाब से होता है, कभी बराबर भी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। मैंने थोड़ी सी आपको लिखवाने में थोड़ी सी एक चीज छोड़ दी थी। चलो ठीक है, और कोई चीज अभी के लिए बात करो तो कोई बताओ। जितेश सर का क्लास कब होगा? बहुत जल्दी क्लास होगा बेटा। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन देख लो, मैं आपका क्वेश्चन देख लेता हूँ लबित, और कोई? चलो ठीक है, पाथफाइंडर बिल्कुल फॉलो करो, संडे क्लास कोशिश करूंगा, है ना। चलो आगे की बात करते हैं, हमारे पास और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स का एक टॉपिक, एक दो टॉपिक्स और छूट गए हैं, थोड़े डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स छूट गए हैं। कल मैंने एक नेवी का क्वेश्चन कराया था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कल मेरे को एक बंदे ने एक क्वेश्चन भेजा था, मुझे नहीं पता कौन स्टूडेंट था, बट एक बंदे ने मेरे को क्वेश्चन भेजा था और क्वेश्चन का आंसर जो था वो थोड़ा सा अलग आ रहा था। तो मैं जरा उस क्वेश्चन को जरा करके बताता हूँ क्या है। एनडीए का लेवल का पढ़ा है अमित में बेटा, मैं एनडीए का लेवल तो आप बहुत छोटी बात कर रहे हो, मैं हर एक लेवल का पढ़ा रहा हूँ। आप डिफेंस का कोई भी एग्जाम दो, आप सीडीएस भी दो, जो भी आपको देना दो, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एक क्वेश्चन है, मैंने कहा एक क्वेश्चन है, मैंने कहा कि लेट अस सपोज इसका मास है 4 किलोग्राम। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं साइड में ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 4 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है और मैंने इसको यहां से खींचा है 20 न्यूटन से, मान लो 20 न्यूटन से खींचा है। क्वेश्चन पूछा गया है, म्यू एस की वैल्यू दे देता हूं, म्यू एस की वैल्यू देता हूं 0.6। आपको बताना है, म्यू एस की वैल्यू दे दी मैंने 0.6। आपको बताना है कि बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, आपको बताना है फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, आपको बताना है घर्षण कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, घर्षण बल निकालना है। और एंड इज इट मूविंग और नॉट, और ये क्या चल रही है, मूव कर रही है, एंड इज इट मूविंग और नॉट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अरिहंत की किताब में और ल्यूसेन की किताब में दे रखे हैं। तो आपको मैं एक छोटा सा तरीका समझाता हूं कि क्या कंसेप्ट है इसका। रेस्ट दो 10 मिनट का। 10 मिनट का रेस्ट क्या होता है भाई? अभी तो ये क्लास तो 1 बजे तक चलेगी भाई। When the surfaces are made too smooth, लव तुम्हारा क्वेश्चन, when the surfaces in contact are made too smooth by पॉलिशिंग लिखा है सादा आपने। ठीक है बेटा, अगर पॉलिशिंग कर दोगे तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, घर्षण रुक जाएगा, क्योंकि लास्ट का पार्ट कट रहा है लव, तो मेरे ख्याल से आपने लास्ट में पॉलिशिंग लिखा है, मुझे जहां तक लगता है। तो अगर आपने पॉलिशिंग लिखा है तो घर्षण यानी फ्रिक्शन रिड्यूस कर जाएगा, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है पॉलिश करने से। 24 होगा, नॉट मूव। 48 नॉट मूव। कृष्णा ओके, विक्रम 24 न्यूटन ओके, आपने 24 न्यूटन लिखा है। उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता? हाँ, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता? क्यों भाई, फॉर्मूला क्यों नहीं होता भाई? उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। अच्छा प्रशांत, चलो प्रशांत तुम्हारी आंसर पे आते हैं। 24 नॉट मूव, 24 नॉट मूव, 24 नॉट मूव ओके। क्या निकाले हो ये बेटा? 24 निकाले हो आप, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण निकाले हो आप। और मुझसे फ्रिक्शन फोर्स पूछा है, क्या ये फ्रिक्शन फोर्स पूछा है, इसमें कितना लगेगा? चलो तुम लोगों ने देख लिया, ठीक है आंसर चलो निकाला है। मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन का मतलब समझे, मुझे पता है F इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर, और मुझे पता है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, म्यू इंटू mg भी लिख सकता हूं, ये तो बात आप जानते ही हैं। क्यों लिख सकता हूं mg के बराबर? क्योंकि इस वक्त में वस्तु स्थिर में है। कुछ लोग बोल रहे थे ना अभी नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, वो इस तरीके से, क्योंकि अभी जब इंक्लाइंड में ना हो, इस कंडीशन में डिपेंड करता है, हमेशा नहीं होता ऐसा। तो ठीक है, आपके कमेंट आ रहे हैं बेटा। तो हमने म्यू इंटू mg लिखा, थोड़ा सा देना मुझे समय। तो अगर मैं म्यू बराबर mg लिखूं तो mg कितना हो गया? 40, ये r हो गया। f की वैल्यू लिखूंगा तो f की वैल्यू निकल कर आएगी मेरी 0.6। बहुत छोटे क्वेश्चन है, बहुत इजीली एग्जाम में आ जाते हैं। 0.6 इंटू mg, mg कितना है? 40, एक इससे एक जीरो से एक जीरो मर गया, तो ये निकला 24 न्यूटन। तो आपने बोला ठीक है जी, 24 न्यूटन मेरा फ्रिक्शन फोर्स निकल कर आया।
पर मेरी एक बात समझ के रखिएगा, ये कौन सी वैल्यू निकाली है आपने, ये किसका फॉर्मूला लिखा है, ये लिखा है आपने एफ एल का। बेटा म्यू एस तो निकाल ही नहीं सकते, एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू आर यानी म्यू एस इंटू आर। अगर आपको कल का याद हो मेरा, तो मैंने इसको ऐसे ही लिखा था, आपको याद हो तो। हमने क्या निकाला है, एफ एल, यानी इस बॉडी को चलने के लिए कितने बल की आवश्यकता, कम से कम कितना फोर्स चाहिए, 24 या 24 से ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा फोर्स है, मतलब ये आखिरी बिंदु है, इतना घर्षण तो मिलेगा। तो हमने कहा इस साइड फ्रिक्शन कितना निकल कर आया, 24। बेटा मेरी एक बात समझ के देखिएगा, फ्रिक्शन एक बात समझिएगा, अगर इस साइड आप 24 लगा दोगे तो क्या ये वस्तु इस साइड नहीं चलने लग जाएगी, है? ये वस्तु इस तरफ नहीं चलने लग जाएगी, इस तरफ नहीं चलने लग जाएगी, क्या चलने लग जाएगी। तो भैया ये जो निकला है ये फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग है, और लिमिटिंग है आपने कितना लगाया, 20, और मैंने आपको कहा था, आप याद कीजिए, लिमिटिंग से तो कम है ना 20 फोर्स, और मैंने आपको कहा था आप 1 न्यूटन लगाएंगे तो 1 न्यूटन मिलेगा, 2 न्यूटन लगाएंगे तो 2 न्यूटन मिलेगा, 3 न्यूटन लगाएंगे 3 न्यूटन मिलेगा, और 20 न्यूटन लगाएंगे तो 20 न्यूटन नहीं मिलेगा क्या? जब चीज चल नहीं रही, जब वस्तु स्टेशनरी में है, रेस्ट में है, तो ये किस स्थिति में है, स्टैटिक की स्थिति में है, स्थैतिक की स्थिति में है। और जब स्थैतिक की स्थिति में होती है, स्थैतिक की स्थिति में होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वेरिएबल होता है, बदलता रहता है, और वेरिएबल होता है तो किसके बराबर होता है, जितना फोर्स लगाया होता है उसके बराबर होता है। यानी इस केस का आंसर आप 24 न्यूटन नहीं लिखेंगे, इस केस का आंसर आप लिखेंगे 20 न्यूटन लगेगा, 20 न्यूटन इसका आंसर होगा, ना कि 24 न्यूटन। 24 न्यूटन तो आपने लिमिटिंग निकाला है, 24 न्यूटन तो लिमिटिंग निकाला है, ये तब 24 न्यूटन है। 20 तो इसके नीचे आ रहा है ना, 20 नीचे आ रहा है, मतलब 20 क्या है, स्टैटिक की बात कर रहा है। जब चीज चल ही नहीं रही, तो अगर आप यहाँ पे 24 लगा दोगे, तो इतना दिमाग तो लगाओ, अगर आप यहाँ 24 लगा दोगे तो ये चीज यहाँ नहीं चली जाएगी, क्या ऐसा हो सकता है? कोई चीज अपने आप इस साइड कैसे चली जाएगी, और जा नहीं सकती, मतलब ये दोनों को कैंसिल आउट करेगी विराम स्थिति में, तो ये कितना हो जाएगा, आप 24 ना लेकर इसका आंसर क्या लिखोगे, 20 न्यूटन लिखोगे। इस प्रकार से क्वेश्चन किया गया होगा, इस तरीके से क्वेश्चन। हाँ लखन, फिर से बता रहा हूं क्यों, आपने आंसर निकाला 24, क्या एफ एस का मैंने कोई फॉर्मूला लिखवाया है क्या? एफ एस का तो कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया, हमें पता है। हमने एफ एल निकाल लिया, एफ एल की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 24। इसका मतलब वापस में कितना लग रहा है, 24। लेकिन मेरा दिमाग चलेगा कि अगर वास्तविकता में यहां पर 24 लगा दूंगा तो ये चीज पीछे चली जाएगी, और हमें पता है चीज तो पीछे नहीं जा सकती, चीज पीछे नहीं जा सकती, मतलब ये इतना ही बल लगेगा जितना इस साइड लग रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग देखो मैंने पढ़ाया था आपको, एक चीज 1 न्यूटन लगाऊंगा तो सामने से 1, 2 लगाऊंगा तो 2, 3 लगाऊंगा 3, 4, इसी प्रकार से 20 लग रहा होगा सर, तो इस साइड कितना मिलेगा, 24 निकाला है, ये तो लिमिटिंग का निकाला है ना। हमारी बॉडी तो स्टैटिक कंडीशन में है ना, लिमिटिंग से कम वाली स्थिति में है, और कम वाली स्थिति में है तो ये बदलता है, और बदलता है तो उतना ही होता है जितना आपने बल लगाया होता है। तो इसका आंसर होगा वास्तविकता में 20 न्यूटन। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही है तो बताओ, मैं एक आध क्वेश्चन और बता देता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। चलो जी, एक क्वेश्चन और कर देता हूं ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए। मिटा दूं रेस्ट में, हाँ भाई रेस्ट में होगी ना बेटा, चलाने के लिए कितना चाहिए, 24, लिमिटिंग ये है ना, और आपने कितना लगाया, 20, कम लगाया ना आपने लिमिटिंग से। एक क्वेश्चन और, ठीक है चलो एक क्वेश्चन और आपके लिए, आंसर बताइएगा जल्दी से कि क्या होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके ल्यूसेंट की बुक में डाल रखे हैं, जो लोग करते हैं, कल एक बंदे ने मुझे क्वेश्चन भी भेजा था, तो आप लोग कर लीजिएगा। आंसर जल्दी से मैं बता देता हूं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इस पर। चलो 6 न्यूटन, ठीक है, 6 न्यूटन बॉडी है, फोर्स लगा है, 6 न्यूटन ये लगा दिया, और एक छोटी सी चीज और लिख लेना, इसका 4 किलोग्राम वजन मान लेते हैं, 4 किलोग्राम वजन देते हैं। ये क्वेश्चन है, म्यू एस की वैल्यू दे रखी है इस बार 0.2। आपको बताना है कि फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, आपको बताना है घर्षण बल कितना होगा, घर्षण बल कितना होगा, और इज इट मूविंग और नॉट, ये चल रही होगी या फिर नहीं चल रही होगी। चलो भाई आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर, 6 न्यूटन बताओ, व्हाट इज द आंसर, चल रही है या म्यू नहीं है, कितना है, 6 न्यूटन, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, और आंसर, बफरिंग हो रहा है, बफरिंग होगी, क्वालिटी थोड़ा सा नेट का इश्यूज होगा, है ना, थोड़ा सा वीडियो तो होता रहेगा, चिंता मत करो।
6 नॉट मूव, 6 नॉट मूव एग्जैक्टली। अब मेरी बात आप समझ रहे हो, बहुत बढ़िया भाई। आप जरूर क्वेश्चन लगाना, जो भी आप किताबें लगाते हो इस बात को जरूर ध्यान नहीं चलेगी। और 6 न्यूटन इसका बल आएगा। कैसे? आप एफ एल निकाल सकते हैं, एफ एस का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये कितना होगा म्यू एस इंटू आर। म्यू एस की बात करें तो 0.2, आर की बात करें तो 40, 40 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। चलाने के लिए कितना चाहिए 8, कम से कम इतना चाहिए तब बॉडी चलेगी। आपने कितना लगाया 6, 6 मतलब एफ अप्लाइड कम है किससे? एफ एल से, मतलब बॉडी डज नॉट मूव, वस्तु नहीं चलेगी। और वस्तु नहीं चलती है तो हमें पता है स्टैटिक की कंडीशन है, और स्टैटिक मतलब होता है स्थैतिक की स्थिति है, स्थिति मतलब रुकी हुई है, और स्टैटिक क्या होता है वेरिएबल यानी बदलता है, और बदलता है तो इसका मतलब कितना आप लगाएंगे यहां पर, तो वास्तविकता में यहां पर भी कितना आएगा 6 न्यूटन, और बॉडी क्या होगी रेस्ट। ये इसका आंसर होगा। बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली बहुत सही, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आप होमवर्क में कीजिएगा इस क्वेश्चन को और मुझे आंसर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बुक का नाम है अरिहंत, बुक का नाम है अरिहंत, पाथफाइंडर की किताब का क्वेश्चन है। जो लोग कर सकते हैं वो क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। दीवार है, घर से कीजिएगा, अभी नहीं बता रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, मैं कल आंसर आपसे चाहूंगा। रोलिंग पे कराओ बेटा, रोलिंग पे नहीं कराऊंगा, रोलिंग आपके सिलेबस में ही नहीं है, हमारी 11th और 12th की किताबों में ही नहीं है रोलिंग का पार्ट। लेकिन आप IIT जेईई की तैयारी करते हो विक्रम, तो आप रोलिंग के क्वेश्चन कर सकते हो, बट हमारे लिए नहीं है ये चीज, रोलिंग आप कहीं नहीं पढ़ेंगे। तो ये हुआ 1 किलोग्राम। ऐसे क्वेश्चंस को करने का कोई मतलब नहीं है अभी कि जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड ही नहीं है ना। 4 न्यूटन आंसर आए तो मूव होगा, एग्जैक्टली 4 न्यूटन या 4 न्यूटन से ज्यादा हो तो मूव करेगा, बिल्कुल लखन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। कोई मुझसे अभी IIT के क्वेश्चन पूछ रहा था ना, हाँ भी रोलिंग वाले देखो जरा, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। जरा मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा। 40 न्यूटन का फोर्स लगाया है, म्यू एस की वैल्यू दे देता हूँ, म्यू एस की वैल्यू है 0.3। तो आपको बताना है ये वस्तु नीचे की तरफ खिसक रही होगी या वस्तु नीचे की तरफ नहीं खिसक रही होगी, इतना आपको बताना है। तो आपको बताना है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल बताना है, इज इट मूविंग और नॉट। घर से कीजिएगा इस क्वेश्चन को और मुझे आंसर बताइएगा। आपको बताना है कि घर्षण बल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, जो लोग अरिहंत की किताब लगाते हैं पाथफाइंडर NDA वाली, उनके लिए अच्छा है। म्यू एस की वैल्यू दे रखी है, ये क्वेश्चन है। 40 न्यूटन का फोर्स ऐसे में लगा रहा हूं, सोच के देखो, एक दीवार है, दीवार से एक बॉक्स चिपका रखा है, तो बॉक्स वजन के कारण नीचे खिसकेगा, नीचे खिसकेगा, तो आपको बताना है कि भैया इतना इस जमीन का इसका इतना है, तो बताओ ये नीचे खिसक पाएगा या नहीं खिसक पाएगा, कितना होगा, ठीक है ना। 30 बता रहे हैं आंसर, अब देखना कितना क्या आंसर है, मुझे आंसर बाद में बताना, ठीक है। मिटा दूं नॉट मूविंग, ठीक है, आपने मेरे ख्याल से निकाला है। जो लोगों ने कल करना भाई, इसका आंसर 30 न्यूटन नहीं है, मैं आपको बता दूं, आप चेक करना, ठीक है ना, 3 भी नहीं है, आप चेक करना, कल बताऊंगा। तो हमने बोला फ्रिक्शन के जो पार्ट्स निकल कर आ रहे थे वो इतने निकल रहे थे। एक चीज और देखते हैं, क्वेश्चन है, यदि एक स्कूटर वाला, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में डाला है, बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन लिखना, यदि एक स्कूटर वाला 3 न्यूटन बट नीचे नहीं फिसलेगी, ओके 3 न्यूटन इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं, चलो ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग गलत आंसर बता रहे हैं, इसका आंसर जो आएगा 40 न्यूटन, ओके अतुल आपने थोड़ा दिमाग लगाया है, 40 तो आपने बताया है, पर ये 40 क्या निकाला है आप, मेरे ख्याल से आप 40 न्यूटन तो क्या निकाले हो, चलो ठीक है देखते हैं। मेरे ख्याल से इसकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो, चलो आप गलती किए हो बेटा अतुल, थोड़ी सी गलती की हो, आप समझे नहीं हो चीज को, चलो थोड़ी सी गलती किया, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, करेंगे हम इस क्वेश्चन को कल, है ना, थोड़ा सा हम जिद करेंगे पढ़ने की थोड़ी सी, तभी कुछ होगी चीजें ना। मैं आपको चाहता हूं कि कोई क्वेश्चन करो इस क्वेश्चन को करना। यदि एक स्कूटर वाला किसी वृत्तीय गति में मुड़ रहा है, वृत्तीय गति में मुड़ रहा है, टेकिंग अ टर्न, वृत्तीय गति में मुड़ रहा है, मतलब वृत्तीय गति में वो टेक कर ले रहा है टर्न इन अ सर्कुलर पाथ, इस टेकिंग अ टर्न इन अ सर्कुलर पाथ, वृत्तीय गति में मुड़ रहा है, देन तो वह अधिकतम वेग बताइए,
तो वह अधिकतम वेग बताइए, तो वह अधिकतम वेग बताइए जिसके बाद वह फिसल जाएगा, जिसके बाद वह फिसल जाएगा। देखो मैं, मेरे लिए क्वेश्चन है ये, आपके लिए नहीं है। हेलो अरविंद, आपके लिए क्वेश्चन नहीं। 12 न्यूटन नहीं निरंजन, 12 न्यूटन भी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर 10 न्यूटन आएगा। करना सॉल्व, ठीक है। एक स्कूटर वाला है, वृत्तीय गति में मुड़ रहा है और इसमें म्यू की वैल्यू दे रखी है म्यू, ठीक है जी। इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक का मान दे रखा है और वो दे रखा है ये। मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं क्या है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है। क्वेश्चन समझा दूं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गाड़ी गोल टर्न लेती है किसी सर्कल में। अगर स्कूटर वाला गोल टर्न लेता है, अगर ये गोल टर्न लेगा तो मान लो इस रोड का घर्षण म्यू है। अब ये कह रहा है कि कितना मैक्सिमम वेलोसिटी दे दें, कितना अधिकतम वेग दे दें कि वो गाड़ी फिसल ना जाए। आपने देखा होगा जब आप कभी गोल टर्न करते हैं किसी रोड पर, तो जब गोल टर्न करते हैं तो गाड़ी की स्पीड को आप कम करते हैं। अगर आप गाड़ी की स्पीड गोल चक्कर में कम नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी फिसल के बाहर निकल जाएगी। तो हम कितनी अधिकतम वेलोसिटी, कितना अधिकतम वेग कर सकते हैं कि गाड़ी फिसले ना, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी कर सकते हैं कि गाड़ी फिसले ना। तो गाड़ी फिसले ना तो आप कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी कर सकते हैं, कितनी वेलोसिटी कर सकते हैं आप अधिकतम, उतना आपको बताना है कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रशांत ने बताया है mg = 10, ठीक है। तो आपने बोला कितनी मैक्सिमम, तो आपने बोला कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी रख सकते हैं, कैसे निकालेंगे। देखो मैं आपको दे रहा हूं थोड़ा सा, सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट का यूज हुआ है, वृत्तीय गति वाले एक छोटे से कंसेप्ट का यूज हुआ है। हिंदी वाले कंसेप्ट का मतलब जानते होंगे थोड़ा बहुत, कंसेप्ट मतलब क्या होता है। तो हाँ, √RG बोल रहे हैं लोग। देखो एक बात आप समझो, दुनिया भर में इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें गोल चक्कर लगा रही हैं, चाहे पृथ्वी चक्कर लगा रही हो, चाहे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा हो, एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये सभी चीजें गोल चक्कर इसलिए लगा रही हैं क्योंकि अंदर लगने वाला बल बाहर लगने वाले बल के बराबर होता है। क्योंकि सोचकर देखो, अगर पृथ्वी घूम रही है और अंदर की तरफ जो बल है, अंदर की तरफ जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा तो पृथ्वी अंदर गिर पड़ेगी, और बाहर का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, बाहर का बल ज्यादा हो जाएगा तो पृथ्वी बाहर निकल जाएगी। पर पृथ्वी ना ही अंदर जाती है ना ही बाहर जाती है, पृथ्वी ना ही अंदर जाती है ना ही बाहर जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों बराबर है। दोनों बराबर है मतलब अंदर लगने वाला फोर्स बाहर लगने वाले बल के बराबर होता है। अगर आपने डेरिवेशंस किए हैं, 11वीं क्लास में डेरिवेशंस को अटेम्प्ट किया है और आपने अगर 11वीं क्लास कक्षा पास की है तो आपने एक चीज देखी होगी, हम ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग का डेरिवेशन करते थे। ऑर्बिटल वेलोसिटी, कोई बात नहीं, मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, बस आपको हिंट दे रहा हूं तो आपको समझा सकूं चीज। तो देखो उस डेरिवेशन में हम क्या करते थे, ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग के डेरिवेशन में क्या करते थे, उसमें हम अंदर लगने वाला बल, क्योंकि जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो अंदर लगने वाला बल बाहर लगने वाले बल के बराबर करते थे। और अगर आप थोड़ी बहुत आपको नॉलेज हो तो अंदर लगने वाले बल को सीपी कहते हैं, बाहर लगने वाले बल को सीएफ कहते हैं। सीपी मतलब क्या हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब हुआ अभिकेंद्रीय बल, यानी अंदर अभिकेंद्रीय बल लगता है, बाहर अपकेंद्रीय बल लगता है। ये चीजें तभी चक्कर लगाती हैं सूरज के चारों तरफ, पृथ्वी जब चक्कर लगाती है जब दोनों बल बराबर होते हैं। ये तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा। तो हम क्या करते थे इस डेरिवेशन में, अंदर के बल क्या लगता है मैं आपको बताऊं, अंदर लगता है ग्रेविटेशन। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ क्यों घूम रही है, क्योंकि ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। सीपी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, सीपी का हम फॉर्मूला बनाते हैं। सीपी किसी न किसी वजह से आता है, किसी न किसी कारण के कारण आता है। पृथ्वी इसलिए चक्कर लगाती है क्योंकि सूरज उसको पकड़ के रखे है। इलेक्ट्रॉन इसलिए चक्कर लगाता है नाभिक यानी न्यूक्लियस के चारों ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच के रखता है। किस बल से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युतीय बल। आपके पेपर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्यों चक्कर लगाता है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्यों घूमता है। तो क्योंकि पृथ्वी इसको बहुत, सूरज पृथ्वी को तेजी से खींच के रखा है। अंदर लगने वाला फोर्स क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण, जिसका वैल्यू लिखते हैं आप G/m/r² बराबर बाहर लगने वाला बल CF का फॉर्मूला होता है mv²/r। m से m कैंसिल होता है, v निकालते हैं, v निकल कर आता है √Gm/r। ऐसे इस क्वेश्चन का डेरिवेशन किया गया था ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो हमें क्या पता है कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई चीज अंदर या बाहर नहीं जा रही है, इसका मतलब है कि अंदर लगने वाला फोर्स बाहर लगने वाले बल के फोर्स के बराबर है। इतनी बात मेरी समझ में आनी चाहिए। चलो हाँ बेटा, वॉशिंग मशीन का प्रिंसिपल CF है, अभी आएगा, मैं बताऊंगा अभी टॉपिक ना शिवेश। अब हम सर्कुलर मोशन ही स्टार्ट कर रहे हैं। देखो
अंदर लगता है सीपी। अब आप सोच के देखना, गाड़ी में, मोटरसाइकिल में सीपी कहां से आएगा? मोटरसाइकिल में सीपी कहां से आएगा? मोटरसाइकिल में जब आप देखा होगा, जब आप गाड़ी को टर्न करते हो तो गाड़ी को नीचे की तरफ झुका देते हो। अगर आपने मोटरसाइकिल की रेस देखी हो तो मोटरसाइकिल की रेस में हम क्या करते हैं, गाड़ी को नीचे झुका देते हैं। वास्तविकता में जब कोई चीज आप गोल चक्कर लगाते हैं तो आपका वजन, आपका mg, आपका वजन एक ऐसी चीज होती है जो गाड़ी को बाहर जाने से रोकती है। जितना ज्यादा गाड़ी में वजन होगा, जितना ज्यादा गाड़ी में वजन होगा उतना गाड़ी कम फिसलेगी, और जितना कम गाड़ी में वजन होगा उतनी जल्दी गाड़ी फिसल जाएगी। साइकिल गोल टर्न पे जल्दी फिसल जाएगी कंपेयर टू कार, सीधी सी बात है। तो अंदर लगने वाला फोर्स बाइक को जो बाहर नहीं जाने दे रहा है वो बल अब की बार mg होता है, और बाहर लगने वाले फोर्स का तो हमें फॉर्मूला पता है mv²/r, ये हमें पता है। थोड़ा बहुत पढ़ते चलना बेटा, मैं बताते चलूंगा। मौत का कुआं, हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। तो एक चीज और, एक बात बताइएगा, घर्षण यानी फ्रिक्शन, घर्षण, एक बात बताइए, फ्रिक्शन इस वस्तु को बाहर लेकर जाएगा या बाहर जाने से रोकेगा? घर्षण इस चीज को, सीपी क्या है निरंजन? सीपी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। सीपी एक चीज होती है, हमारे सर्कुलर मोशन में एक टॉपिक है 11वीं क्लास में यार, ठीक है ना। सीपी कैसे निरंजन यार, कहाँ क्या करते हो यार। चलो, तो हमने ये कहा कि mg बराबर mv²/r हुआ। तो मैंने ये कहा कि एक बात बताइए, घर्षण इस वस्तु को बाहर लेकर जाएगा या बाहर जाने से रोकेगा? तो आप ये सोच के देखो, रोड में जितना ज्यादा घर्षण होगा, रोड में जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ही गाड़ी कम फिसलेगी। मतलब रोड में फ्रिक्शन क्या करेगा, गाड़ी को बाहर जाने से रोकेगा मतलब अंदर की तरफ लगेगा, यानी μmg होगा। अंदर की तरफ लगेगा, इसका मतलब m से m कैंसिल आउट हो गया, v की वैल्यू क्या निकल कर आई, √rg। जो लोग ल्यूसेंट की बुक है उसका बहुत का पालन करते हैं, आपके ल्यूसेंट की बुक में 2 क्वेश्चन इस सेम कंसेप्ट पे पड़े हुए हैं। फॉर्मूला लगा देना √μrg और आपका रिलेशन सॉल्व हो जाएगा। जो लोग इस बुक को सॉल्व करते हैं, बाहर जाने से रोकेगा, एग्जैक्टली। तो ये क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे डाल रखे हैं। तो ये एक टाइप है, ये भी एक टाइप है न्यूमेरिकल्स बनाने का। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। चलो, फ्रिक्शन का लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं पर मुझे लगता नहीं है कि ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आने लायक है, पर क्योंकि सिर्फ आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए इस क्वेश्चन को बताया जा रहा है। इस क्वेश्चन को समझाया बस इसलिए जा रहा है ताकि इस क्वेश्चन को आप कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन को जरा देखते हैं, क्वेश्चन क्या है और क्या नहीं है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया था मैंने क्वेश्चन का, एक बंदे ने क्वेश्चन भेजा था मुझको। हाँ चलो, एक क्वेश्चन भेजा गया था मुझे। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कभी देखा होगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं नहीं कराऊंगा तो आप लोग मुझसे कल फिर डाउट में पूछ लेंगे ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। कैपिटल F फोर्स लग रहा है, म्यू की वैल्यू यहां पर दे रखी है 0.2 और यहां पर म्यू की वैल्यू दे रखी है 0, और मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इतना पूछा गया है, एफ निकालना है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि फाइंड मैक्सिमम फोर्स, वह अधिकतम बल बताइए, मैक्सिमम फोर्स वह अधिकतम बल बताइए व्हेन टू बॉडीज मूव टुगेदर। हिंदी वालों के लिए वह अधिकतम बल बताइए जिसके बाद दोनों वस्तुएं एक साथ चलेंगी। थोड़ा सा देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता किसी को आज तक समझ में आया होगा। चलो, वह अधिकतम बल जिससे दोनों वस्तुएं साथ चलेंगी, आपको वो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू बतानी है जब दोनों वस्तुएं साथ चलेंगी मतलब आपको बताना है। 1 सेकंड देना, इसके मासेस मैंने नहीं लिखवाया, 5 और 10 किलोग्राम, ठीक है। ये है मेरा 5 किलोग्राम, ये है मेरा 10 किलोग्राम, ये वैल्यूज दे रखी है। अब आपको बताना है कि इसका क्या होगा। करवा दूं? चलो करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, जरा समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करना, पहला स्टेप इसमें क्या होता है, सबसे पहला काम होता है, फ्रिक्शन लेस है, एग्जैक्टली ये नीचे वाला चीज फ्रिक्शन लेस है, इसकी वैल्यू दे रखी है म्यू बराबर 0। यहां पर घर्षण है,
क्वेश्चन पहला काम क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का? पहला काम होता है आप दोनों जगह फ्रिक्शनल फोर्स मार्क कर लीजिए, यानी घर्षण बल दोनों साइड निकाल लीजिए। फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। पहला स्टेप होता है कि घर्षण बल निकाल लो दोनों साइड, फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लो, घर्षण बल निकाल लो। एनडीए के पेपर में, एनडीए की बुक्स में ये क्वेश्चन है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है बिल्कुल। तो घर्षण, आपने बोला घर्षण बल निकाल लें, चलो हम घर्षण बल निकाल लेते हैं दोनों साइड कि घर्षण बल कितना होगा दोनों वस्तुओं पर। देखो ऊपर की साइड की बात करें कि इस वाली वस्तु पर कितना होगा, तो इस पर हम निकाल सकते हैं। ऊपर वाली वस्तु कितनी है? 5 किलोग्राम की, 5 किलोग्राम की है। तो ये नीचे वाला सरफेस है, मैंने ऊपर वाली बॉडी को अलग डाइसेक्ट कर लिया, हटा लिया। अगर मैं बोलूं कि इसमें नीचे 50 लग रहा है, तो ये क्या लग रहा होगा? आर। और आर किसके बराबर? 50। मुझे पता है एफ बराबर क्या होता है? म्यू एफ एल इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। और अगर मैं इसको लगाऊं म्यू एस, तो म्यू एस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.2। 0.2 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है? 50। और 50 लगाएंगे तो कितना निकलेगा? 10 न्यूटन निकल कर आएगा। मेरे ख्याल से आपको बात निकल कर आई, मैक्सिमम 10 न्यूटन निकल कर आएगा, है ना। अब मैंने कहा अगर मैक्सिमम 10 न्यूटन निकलेगा तो क्या होगा? चलो हमने कहा एफ लिमिटिंग की वैल्यू निकल कर आई, यहां से निकल कर आई 10 न्यूटन, तो यहां पर लग रहा है 10 न्यूटन। कैसे लग रहा है फिर से मैं बताता हूं कैसे। अब आप समझना इस क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि समझने की कोशिश करना, जो लोग बस क्वेश्चन करना चाहते हैं उनके लिए। आप सोच के देखो, अगर मैं थोड़े से फोर्स से खींचूंगा, अब मुझे ये बताना है कि दोनों साथ साथ कब चलेंगे, कितना बल लगा दूं कि दोनों साथ साथ चले। तो आपने थोड़े से फोर्स से खींचा तो ये साथ में जाएगी, मैंने थोड़ा फोर्स बढ़ा दिया तो भी साथ चल रही है। एक फोर्स, एक बल ऐसा आएगा जिसको आप खींचोगे तो ये वस्तु कहां चली जाएगी? पीछे खिसक जाएगी इसके। सोच कर देखो, इमेजिन करूं कि अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये इस तरह बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वह अधिकतम बल निकालना है। हमने कहा ठीक है जी, अब मुझे निकालना है, तो मैंने 10 न्यूटन निकाल लिया। 10 न्यूटन क्या है? ये वाला फोर्स है। कितना? 10 न्यूटन। तो मैंने लिख लिया एफ एल इक्वल टू कितना निकल कर आया? 10 न्यूटन निकल कर आया। सेकंड स्टेप, चलो अभी हमने इसमें निकाल लिया, इसमें भी फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं कितना होगा। तो नीचे वाले में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा इसकी भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। पर नीचे वाले के लिए मैं बता देता हूं, नीचे वाले का थोड़ा सा, वैसे तो 0 होगी लेकिन फिर भी बता देता हूं क्या। देखो अब की बार नीचे की तरफ अगर mg लगेगा तो कितना लगेगा? अब की बार नीचे की, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्या? चलो अगर मैं नीचे की बात करूं तो ऊपर तो r होगा, फिगर साफ है कि नहीं है? चलो नीचे वाली वस्तु पे अगर यहां पे कुछ म्यू होता तो आप म्यू कैसे निकालते? मैं बता रहा हूं म्यू होता कैसे, अगर है नहीं अभी पर म्यू होता तो कैसे एफ निकलता यहां पर नीचे, ये बता रहा हूं। नीचे की वस्तु की बात करें तो नीचे की वस्तु इस तरीके से है। अब की बार mg जो लगेगा वो नीचे लगेगा, और mg कितना लगेगा? अब की बार दोनों वस्तुएं हैं कितना, ये 5 है किलोग्राम की, ये 10 किलोग्राम की है, तो टोटल यहां पर कितना होगा? 15। 15 होगा तो ये कितना होगा? 150 न्यूटन। अब की बार कितने निकल गया? आर। और अगर मुझे नीचे घर्षण निकालना होता तो मैं फॉर्मूला लगता एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर। यहां पर म्यू 0 है और आर की वैल्यू यहां कितनी है? 150, लेकिन यहां फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, क्योंकि जब ये चीज खिसकेगी तो यहां पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। हमने कहा ठीक है जी, यहां पर भी कोई फ्रिक्शन निकल कर नहीं आ रहा है। सोच के देखो, इसको खींचेंगे तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये फ्रिक्शन इस प्रकार से लगता हुआ चला जाएगा। मेरे ख्याल से 0, बिल्कुल सही, 0 लग कर आएगा। ये क्वेश्चन बस मैं आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए बता रहा हूं और कोई भी चीज नहीं है जिसको मैं बताता चल रहा हूं, ठीक है। अब आप मेरी बात समझना, ये चीज मेरी निकल कर आती है। तीसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है? ये तो मेरी चीज निकल कर आई, मेंटल सेटिस्फेक्शन हो गया कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं दिख रहा है, तो हमने ये बहुत चीज से खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन इस साइड को लग रहा है। यहाँ पे कितनी वैल्यू निकल कर आ रही है? 0। अब सेकंड स्टेप क्या होगा इसका? बिल्कुल निरंजन, अब सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप की बात करते हैं। जो लोग क्वेश्चन करते हैं वो देख लेना इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन, बस आज इसके लिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप होगा ऐसी वस्तु को ढूंढें जिस पर एफ नहीं लग रहा है और उस पर ए निकालें। ऐसी वस्तु को ढूंढें, ऐसी वस्तु को ढूंढें, ऐसी वस्तु को ढूंढें जिस पर बल नहीं लग रहा है। पता नहीं बुक्स में ऐसे क्यों क्वेश्चन डाल देते हैं, मुझे समझ नहीं आता। जिस पर बल नहीं लग रहा है उस पर ए निकाले, उस पर आपको निकालना है ए। तो ऐसी वस्तु जिस पर नहीं लग रहा है उस पर हमें निकालना है ए।
तो हमने कहा ठीक है, कौन सी वस्तु है, नीचे वाले पे तो कैपिटल एफ है, ऊपर पे तो कोई नहीं है, तो हमने बोला ठीक है जी, कोई नहीं है अगर ऊपर वाले पर, तो हमें ऊपर वाले पे ए निकालना है। तो हमने कहा ये ऊपर वाली वस्तु है जिसका कितना है मास 5 किलोग्राम, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, इस साइड को 10 न्यूटन, इस साइड को तो कोई बल है नहीं है, तो अगर मैं यहां से ए निकालूंगा तो ए बराबर क्या होता है एफ अपॉन एम। एफ अपॉन एम की बात करूं तो एफ है ये, फोर्स है 10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स, और नीचे एम क्या हो गया 5 हो गया, तो ये कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दूसरी बात निकल कर आई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा स्टेप ये होगा जब भी इन क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना, तो दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि दूसरा स्टेप हमारा जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन करें जिसमें 2 ब्लॉक हो, तो पहला मेथड होगा पहले आप सब में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिख लें, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिखने के बाद फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू दूसरी बात जिस वस्तु को ढूंढे जिस पर बल नहीं लग रहा है उस पर आपको ए निकालना है। ए का मान कितना निकला, इतना। तीसरी बात, तीसरा स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप, अब आते हैं नीचे वाली वस्तु पर कि थर्ड स्टेप में हम क्या करके चलेंगे। थर्ड स्टेप में जरा देखते हैं कि चीजों को हम किस प्रकार से सेपरेट करते चलेंगे, ठीक है। चलो हमें निकालना है फोर्स। अब मेरी बात समझना, 10 किलोग्राम इस तरीके है, नीचे वाले पे देखना 10 किलोग्राम है ये, और मुझे पता है यहां लग रहा है कैपिटल एफ, यहां कितना आ रहा है, तो ऊपर की साइड से आ रहा है 10 न्यूटन का, नीचे की साइड से कितना आ रहा है, नीचे की तरफ से आ रहा है 0 न्यूटन का, और मुझे ए निकल कर आ गया है कि ए ऊपर की साइड ए कितना निकल कर आ गया है, तो ए निकल कर आ गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे फोर्स निकालना है, अब तो मैं फोर्स निकाल सकता हूं, एफ बराबर क्या होता है एम इंटू ए। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, एफ नेट बराबर क्या होगा एम इंटू ए, ठीक है। एफ नेट बराबर कितना होगा एम इंटू ए, और अगर मैं इसको एफ नेट लिखूं तो ये एफ वस्तु इस तरफ खिंचकर जा रही है ना, खिंचकर जा रही है मतलब ये फोर्स ज्यादा होगा। फोर्स में से दोनों बल माइनस कर देते हैं इस साइड के, 10 प्लस 0 का 10 ही हो जाएगा, पर मैं पूरा लिख देता हूं, बराबर कितना होगा एम कितना है 10 और ए कितना है, तो आप ए की वैल्यू निकाल लें, ए है आपका 2। इस प्रकार से कर सकते हैं मेरे ख्याल से आप। हाँ भाई भेजते जाओ, मैं आपको करते जाऊंगा, जितनी कोशिश होती चलेगी मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से जितनी चीजें होती चलेंगी। डाउट कहाँ पर भेजें, व्हाट्सएप नंबर पर भेज दो डाउट्स, जितने भी डाउट्स हैं। मैं मैक्सिमम जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता जाता हूँ, जिनकी भी मैक्सिमम है, जब टाइम मिलतेगा मैं करता जाऊंगा, है ना। तो हमने कहा f माइनस 10, इसको और सॉल्व करते हैं। f माइनस 10 की बात करें तो ये जाएगा f माइनस 10 इक्वल टू 10 दूनी 20, और F की वैल्यू की बात करेंगे तो ये निकलेगा 30 न्यूटन, यानी मैक्सिमम फोर्स जो होगा वो 30 न्यूटन निकल कर आएगा। और इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा। तो जो भी बुक अप्लाई करते हैं, एनडीए पाथफाइंडर लगाते हैं, उनके लिए क्वेश्चन है। ल्यूसेंट की बुक लगाते हैं तो ल्यूसेंट की बुक में भी ऐसे 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं। एसके की बुक लगाते हैं तो एसके की बुक में भी ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है। प्रैक्टिस बुक की बात करोगे तो एसके की प्रैक्टिस बुक में भी ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है। तो जो भी आप बुक को फॉलो करते हैं उनमें ये क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन नहीं आने वाला है रविंद्र, मुझे भी नहीं लगता ये क्वेश्चन आएगा, बट मैंने कहा सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए बता रहा हूं ताकि आपके क्वेश्चन बन पाए। इतने लॉन्ग नहीं आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है ऐसे क्वेश्चन को करना। आप वीडियो को दोबारा देखें, अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप क्वेश्चन को जरूर रिपीट करके देख सकते हैं। जब आप बुक में क्वेश्चन लगाओगे और क्वेश्चन को तब करना होगा, तब आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका फायदा हो जाएगा। एग्जाम में नहीं आते कश्यप ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, ठीक है आयुष। 30 न्यूटन एग्जैक्टली 30 न्यूटन इसका आंसर होगा। तो 30 न्यूटन इसका आंसर है। आप जरूर लगाएं क्वेश्चंस, फिर हम जानेंगे कल क्या होगा। चलो आज का जो टॉपिक है इसका नाम है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन 1 से 2 दिन में ये सिलेबस इसका चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला। 5 मिनट का ब्रेक मत मांगो यार, ब्रेक मत मांगो यार, मेरे को पैसे मिलते हैं। गोपाल आपको गूगल का नंबर क्या है? मेरे गूगल का नंबर क्या है? मेरे गूगल का नंबर है -3.5। अ कार इज एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड एन एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द एंगल। बेटा जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं विवेक, वो सीपी इस वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। एंगल निकालना थोड़ी देर बाद आएगा, थोड़ा समय दो मुझे, है ना। इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तो स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक यार, अभी से डाउट मत दो इस चैप्टर के। चलो सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। इससे पहले एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति होता क्या है। देखो क्या होता है, हमारी फिजिक्स में 4 तरह के मोशन हैं। गति लिख रहा हूं कौन कौन से टाइप की है। फिर हम एक क्वेश्चन लेते हैं थ्योरेटिकल के, इस पर कैसा क्वेश्चन आया है।
लीनियर मोशन, इसको कहते हैं लीनियर। लीनियर को हमारी फिजिक्स में अगर लीनियर का मतलब समझे तो लीनियर मतलब होता है एक डायमेंशन में जाना, एक दिशा में जाना। देखिए इसको हम रेक्टिलीनियर के नाम से भी जानते हैं, जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो रेक्टिलीनियर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ठीक है आयुष, अपना नंबर बता दो, मैं लिख देता हूं, है ना। आप, मेरे को नहीं पता आपका नंबर क्या है आयुष ना, मेरे को याद तो लिखा तो है, आपका मैसेज तो आया था, बट फिर भी ठीक है। लीनियर मोशन यानी रेखीय गति, तो लीनियर। अब कोई बात नहीं बेटा आयुष, आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं अक्षय, तो आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो। वीडियो तो आपके पास हमेशा रहेगा, यूनिट एंड डायमेंशन, स्केलर वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन की कोशिश करूंगा कि कल मैं आपका क्लास लगा दूं, जो भी हो सकेगा, ठीक है ना। लीनियर मोशन के केस में क्या होता है, जब भी कोई चीज आगे चलती है तो लीनियर मोशन करती है, ऐसी दिशा में वेलोसिटी की डायरेक्शन आगे होती है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आगे होती है। इन दोनों की दिशा क्या होती है, उसी तरफ होती है जिस तरफ वस्तु जाती है, ये हम जानते हैं। ये सिर्फ तब का केस है जब बॉडी एक्सेलरेशन में है, त्वरण में है, त्वरण में। अगर वस्तु रिटार्डेशन में है, रिटार्डेशन मतलब होता है लेकिन आगे चल रही है, लेकिन क्या है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को हिंदी में कहते हैं मंदन में है। अगर मंदन में वस्तु है और कोई आगे चल रहा है, ब्रेक लगेंगे, गाड़ी रुकेगी बिल्कुल, तब v की डायरेक्शन कहां होगी, आगे की साइड, लेकिन तब a की डायरेक्शन कहां हो जाएगी, ये दोनों की दिशाएं लिखी। तो पहला मोशन जो हम अपनी फिजिक्स में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर में हमने इक्वेशन लिखी है, जैसे v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये सारी इक्वेशन को किया है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला मोशन। अगले मोशन हमारी फिजिक्स में आता है, इसको बोलते हैं वृत्तीय, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होता है, जब कोई एक चीज दूसरी चीज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जब कोई एक चीज दूसरी चीज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो ऐसी गति को हम कहते हैं वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। तो मतलब ये हुआ कि जब कोई चीज, वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। एक स्टूडेंट ने नंबर दिया है, उनका कोई ग्रुप है, आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ना ज्वाइन करना चाहें तो ना करें, आपके ऊपर छोड़ा गया है। किसी बच्चे का ग्रुप है। चलो, तो हमने कहा कि कोई चीज जब गोल चक्कर लगाती है, सर्कुलर मोशन हम तब कहते हैं जब एक चीज दूसरी चीज के चारों तरफ चक्कर लगाती है और दोनों चीजें फिजिकली, भौतिक रूप से जुड़ी हुई नहीं होती। यानी ये दोनों वस्तुएं जब जुड़ी हुई नहीं होती भौतिक रूप से, तो ऐसे मोशन को हम नाम देते हैं नॉट कनेक्टेड। लिखा है मैंने, अगर दिख रहा है आपको तो, नॉट कनेक्टेड मतलब जुड़ी हुई नहीं होती है, तो ऐसे मोशन को हम वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति कहकर चलते हैं। फिजिक्स में भौतिक गति मतलब ये क्या है, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति के एग्जाम्पल की बात करूं कि कौन सा सर्कुलर मोशन है, जैसे पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना। तो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाती है, क्या पृथ्वी भौतिक रूप से, फिजिकली पृथ्वी और सूरज जुड़े हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं जुड़े, और नहीं जुड़े हैं इसका मतलब कौन सा मोशन होगा, तो आप बोलेंगे वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन होगा। ऑब्वियस चीज है। कहने का मतलब यह हुआ कि वृत्तीय गति का मतलब होता है एक चीज जब दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगाए, दोनों जुड़े होना है। जैसे मैं कहूं, मैं मोटरसाइकिल लेकर गुलंबर के चारों तरफ चक्कर लगाता हूं, तो मैं कि मोटरसाइकिल क्या गुलंबर से जुड़ी है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं जुड़ी है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। समझ आ रहा है मेरी बात। ऐसे ही मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, कौन सा मोशन करता है, तो आप बोलेंगे भैया इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो आप कहेंगे कौन सा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है, वृत्तीय गति। बेटा निरंजन, इलिप्टिकल पाथ होता है, ठीक है मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात, पर अभी एक एग्जाम्पल दिया गया है ना, हम सर्कुलर मानकर चलते हैं, वो बहुत आप अंदर चलेगा, पर एक एग्जाम्पल है। तो हमने कहा कि इस तरीके से हम चीजों को जान सकते हैं। तो सर्कुलर मतलब होता है एक चीज का दूसरी चीज के चारों तरफ चक्कर लगाना, जब दोनों चीजें जुड़ी हुई ना हो। जैसे इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना, मैं गाड़ी लेकर गोलंबर के चारों तरफ चक्कर लगाऊं, ये सब क्या है, वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन है। परंतु पंखे का चक्कर लगाना सर्कुलर मोशन नहीं है, क्योंकि पंखा सेंटर से जुड़ा है, और जब कोई चीज केंद्र से जुड़ जाती है, जब भी कोई चीज केंद्र से जुड़ जाती है, तो ऐसे मोशन को हम रोटेशनल यानी घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति एक अलग चीज होती है, रोटेशनल का मतलब होता है जब कोई चीज अपने सेंटर पॉइंट, अपने केंद्र बिंदु से जुड़ जाती है, तो ऐसे को हम रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति कहते हैं। तो पंखे का घूमना रोटेशनल है, ना कि सर्कुलर है। गाड़ी के पहिए का, साइकिल का पहिए का अपनी जगह घूमना रोटेशनल मोशन है, ना कि सर्कुलर मोशन है। हाथ को रोप से घुमाना
आपका सर्कुलर मोशन माना जाएगा, लेकिन अगर तब माना जाएगा जब रोप आपकी ना के बराबर हो। जैसे मैं अभी आगे एक एग्जांपल लूंगा कि पत्थर को लेकर रस्सी से घुमा रहा हूं, वैसे इसको रोटेशनल कहना चाहिए, पर ये सॉलिड बॉडी नहीं है इसलिए हम इसको सर्कुलर में कंसीडर करते हैं आयुष, है ना। तो थोड़ा सा आएंगे। तो हमने कहा कि जब भी एक चीज दूसरी चीज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो वृत्तीय गति कहलाती है, जब वो फिजिकली भौतिक रूप से जुड़ी हुई ना हो, इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब फिजिक्स में सर्कुलर मोशन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, देखो दो चीजें सर्कुलर में होती हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है एंगुलर। एक होता है लीनियर, एक होता है एंगुलर। लीनियर को बोलते हैं रेखीय और इसको हम कहते हैं कोणीय। दो चीज आएंगी। अगर आप ये सोचते हैं फिजिक्स में कि एंगुलर सिर्फ रोटेशनल वाले पार्ट में है, कोणीय वाले पार्ट में, तो आप गलत सोचते हैं। सर्कुलर मोशन के अंदर भी रोटेशनल होता है, सर्कुलर मोशन के अंदर भी रोटेशनल होता है। बस थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात लेकर चलूंगा कि रोटेशनल क्या होता है, कैसे कैसे होता है। एंगुलर में आपको समझाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा थोड़ा थोड़ा करके। आपको शायद आज तक, मुझे नहीं पता एंगुलर कितना समझ में आया है, पर मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। कल बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर भी दिए थे। एक मिनट दीजिएगा, मैं डाउट ले लेता हूं तब तक। और कोई डाउट हो तो पूछ लो तब तक यार। टॉपिक स्टार्ट तो होने दो बेटा। थ्योरी न्यूमेरिकल सब तो करा रहा हूँ, थ्योरी तो कराई थी यार, फ्रिक्शन में इतनी सारी लिखवाई थी। चलते चल रहे हैं यार, विपिन कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं सब करा रहा हूँ, कोई भी चीज हो। स्टार्ट तो होने दो यार, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, तुमने बोल दिया। सीडीएस के बैच कैरियर पे कब आएगा? सीडीएस के बैच का नहीं पता बच्चे, ब्रेक दे दो। ब्रेक यार, ब्रेक नहीं पॉसिबल होता है यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में यार। सीडीएस के बैच कैरियर पे कब आएगा? बहुत जल्दी आएगा मुझे लगता है, एक बार बात कर लो, जो भी चीजें होंगी, है ना अपना, ठीक है। हाँ शिवेश पढ़ाने दो यार, थ्योरी न्यूमेरिकल सब तो चल रहा है यार, क्या तुम लोगों को पढ़ना भी रास नहीं आता यार? तुम अपना काम करो यार, तुम पढ़ते रहो, तुम इतना ही पढ़ लो बहुत है यार। कल क्वेश्चन दिए थे सारे करने के लिए, कल क्वेश्चन दिए थे। हाँ कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए तो थे यार थ्योरी के, करो तो सही कम से कम यार। कुछ हो गई क्या पूरी सीट? सर हमारी आंखें तो खराब हो जाएंगी मोबाइल में देख देख के। अरे नहीं होगी यार, डोंट वरी। थोड़ा कम कम देखे, ब्रेक ब्रेक देख कर देखो। मैं भी जानता हूँ कि क्लासेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं। नोट्स दे दो यार विपिन, नोट्स तो यार बुकलेट्स बहुत मार्केट में है। देखो मैं पर्सनली नोट्स नहीं बनाता, मैं आपको सही बात बताऊं। मैं क्वेश्चन जरूर बना के दे सकता हूं, लेकिन अगर कहो कि नोट्स बना के दे दो तो इतना लिखना कैसे पॉसिबल होगा, बुक लिखना कैसे पॉसिबल होगा, है ना। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट होने दो, मैं कराता जाऊंगा, सब होंगी चीजें। अभी तो स्टार्ट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना अभी तो। चलो, तो हमने कहा कि लीनियर और एंगुलर, तो हमारे पास दो चीजें निकल कर आई। लीनियर मतलब रेखीय और एंगुलर, समझो। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी हम फिजिक्स में स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम स्टार्ट थोड़ा सा बता रहा हूं। देखो मान लो मैं यहां से जा रहा हूं, मैंने कहा ठीक है, समझना मैं इस बिंदु पर हूं और मैंने कहा कि मैं इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचा। मेरी बात समझ रहे हो आप? इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचा। आपने बोला आप यहां से यहां तक कितना दूर गए? आपने बोला कितना दूर गए? तो आपने बोला मैं 5 मीटर गया। मेरी बात समझना, 5 मीटर गए। अगर आप 5 मीटर चले तो ये चीज इस लाइन पर गए हैं, और जब वो ये चीज इस लाइन पर जाती है, इस लाइन पर जाती है, तो इस लाइन पर जाते, बेटा मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिनको क्वेश्चन, प्रीतम तुम शायद ग्रुप में नहीं हो इसलिए शायद तुम छूट गए, कोई बात नहीं। मैं तुम इंडिविजुअली मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलो 5 मीटर की बात करें, प्रीतम मुझे भेज देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ही बोली क्यों थी नोट्स की, तो फिर पहले क्यों बोली थी नोट्स की? नोट्स की तो मैंने कभी नहीं बोला विपिन, मैंने आपको क्वेश्चंस की बोला है कि हाँ मैं क्वेश्चन आंसर देता रहूंगा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर देता रहूंगा। नोट्स देने का तो सवाल ही पता नहीं, इसलिए मैं सारी चीजें लिखवाता हूँ यहाँ पर कि आप लिखते चले, है ना। अब हिंदी में भी लिखना, इंग्लिश में भी लिखना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ नोट्स की मैं बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं फिर भी नोट्स, तो मैं कोई बात नहीं, मैं कोई बुक आपको फोटो स्टेट करा के दे दूंगा, मेरे को क्या है, अगर आप ऐसा चाहते हैं। बट मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है ऑलरेडी, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है। मेरा काम आपको पढ़ाना है। हाँ मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा, ये साथ की मैं बोलता हूँ कि जो मेरी बात हुई है वो मैं आपको दे दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस करो आप यार, क्वेश्चन मैं पूरी तो बनवा रहा हूँ आपको, ऐसी कोई चीज थोड़ी है जो मैं लिखवाता नहीं हूँ, हर चीज लिखता हूँ। प्रैक्टिस सेट नहीं मिला है। ओके विशाल, अगर ग्रुप में नहीं होगे तो शायद छूट सकते हो आप लोग। मैंने कल किसी को भेजा तो था, बहुत सारे ग्रुप्स में डाली गई थी वो शीट। हाँ दोनों में थे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में थे वो नोट्स। क्या बोल रहे हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 60, पाई आर स्क्वायर बाय थीटा बाय 60। चलो ठीक है, आपने बोल दिया मेरे से, बहुत अच्छी बात बोली आपने आयुष, बहुत अच्छी बात है आपने, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी में भी है प्रीतम। चलो
तो मैंने ये कहा कि 5 मीटर की बात निकल कर आती है, तो मैंने कहा ये 5 मीटर चलता है। तो अगर कोई चीज अपने बाहरी जगह पर चलती है, मेरी बात समझना, अगर आप बाहरी जगह पर चलते हो तो इस चीज को आप कहते हो लीनियर। लीनियर मतलब होता है रेखीय। अब आप कहो कि मैं कितने एंगल पे मुड़ गया, आप कितना एंगल मुड़ गए, एंगल कितना चला गया। जब कोई चीज केंद्र से देखते हैं तो केंद्र से कितना एंगल मिला, आपने बोला भैया 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब हुआ कितना हुआ, तो आप बोलेंगे π/6। तो आपने बोला इतना, तो आपने बोला इस तरीके से निकलेगा। तो आपने बोला π/6, ये क्या हो गया, रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अंदर की तरफ से कोण में चेंज होता है, एंगल में चेंज होता है, इसको हम आपका कहते हैं एंगुलर। सोच के देखो, मैं आपको दोबारा से एग्जांपल देता हूं कैसे। अगर मैं कहता हूं कि मेरी मुंडी है, मैं अपनी मुंडी को एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाता हूं, मैंने कहा इस तरफ से इस तरफ मोड़ी मैंने मुंडी, तो मेरी मुंडी ने जितना कर्व लिया, जितने एंगल का टर्न लिया, उसको हम कहेंगे एंगुलर। और बाहर की तरफ कोई चीज, जैसे मोटरसाइकिल सामने से निकलकर चली जाए और मैं अपनी मुंडी को घुमाऊं उसको देखते हुए, तो मैंने मुंडी जितने एंगल पे घुमाई है वो है एंगुलर, और मोटरसाइकिल वाला जितना दूर निकल गया है वो लीनियर। लीनियर रेखीय होता है, और लीनियर किस में रखता है, इस तरीके से रखता है। बेटा नीतीश मैं आज ग्रुप में अपलोड करा दूंगा, ठीक है, ग्रुप में डलवा दूंगा, डोंट वरी, उसमें डलवा दूंगा, आपके कैरियरविल की एप्लीकेशन पे डलवा दूंगा। अमित मैं डलवा दूंगा, ठीक है, आज कैरियरविल के एप्लीकेशन पे, ठीक है, हाँ कैरियरविल पे डलवा दूंगा अमित, ठीक है ठीक है ठीक है अमित, ठीक है, मैं बात समझ गया तुम्हारी, आज डलवा दूंगा, ठीक है। तो हमने कहा लीनियर, तो लीनियर बाहर की चीज पर होता है, एंगुलर। अब हम अपनी फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ेंगे, जैसे लीनियर पढ़ेंगे तो लीनियर वेलोसिटी होगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, लीनियर एक्सेलरेशन होगा, इस तरीके से पढ़ेंगे। ऐसी एंगुलर स्पीड होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ये सब आएगा हिंदी वालों के लिए। इसमें रेखीय विस्थापन होगा, रेखीय त्वरण होगा, रेखीय वेग होगा, इसमें कोणीय त्वरण होगा, कोणीय वेग होगा, कोणीय विस्थापन होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे लौटकर आएंगी। तो हम इसको भी पढ़ेंगे और इसको भी पढ़ेंगे, और दोनों पर थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों अटेम्प्ट करेंगे। तो दोनों ही चीजें हम अटेम्प्ट करके चलेंगे। परंतु ये सर्कुलर मोशन था जिसके बारे में हम अपनी फिजिक्स में अब पढ़ेंगे। इसके बाद जो तीसरा मोशन आएगा, इस तीसरी गति को हम नाम देंगे रोटेशनल। रोटेशनल मतलब होता है तीसरा, इसको हम घूर्णन का नाम देते हैं, घूर्णन। रोटेशनल मोशन मतलब होता है घूर्णन मोशन। घूर्णन का मतलब होता है जब एक चीज दूसरी चीज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन वो चीज बाहर वाली चीज से जुड़ जाती है। जैसे साइकिल का टायर, मोटरसाइकिल का टायर, ये सब क्या करते हैं, अपनी जगह पर क्या करते हैं, तो ऐसे को हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। पंखा कौन सी गति करता है, रोटेशनल घूर्णन गति। लट्टू कौन सी गति करता है, घूर्णन गति करता है। पृथ्वी अपनी जगह पर कौन सा करती है, रोटेशनल मोशन करती है, घूर्णन गति करती है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, सर्कुलर एक अलग चीज होती है और रोटेशनल एक अलग चीज होती है। दोनों ही अलग अलग बातें हैं, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। तो हमने कहा कि जब एक चीज दूसरी चीज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो इस तरीके से। तो इसमें भी हम लीनियर भी पढ़ेंगे और इसमें भी हम एंगुलर भी पढ़ेंगे, इसमें भी हम दोनों ही चीजें पढ़कर चलेंगे। हमारी फिजिक्स में अगला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा सर्कुलर के बाद, वो रोटेशनल का ही पार्ट होगा। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हो, कौन से ग्रुप में डालते हैं, नहीं बताओ प्लीज। अच्छा विपिन, बेटा विपिन एक ग्रुप है मेरे को एयरफोर्स, इन बच्चों ने बना रखा है, एयरफोर्स का कोई ग्रुप है उसमें। तो विपिन तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा, है ना, या फिर आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको, है ना। सभी ग्रुप में डाली गई थी वैसे विपिन, मेरे को जहां तक मिलता है। क्वेश्चन तो मिले नहीं बेटा, क्वेश्चन तो मिलते हैं, मतलब मिलते हैं नहीं क्वेश्चन बेटा, मैंने डाल दिए थे विपिन, पर मैंने ग्रुप में डाल दिए थे। मैं कैरियरविल की ऐप पर आज अपलोड करा दूंगा, अगर आप वेट कर सकते हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, मैं करवा दूंगा, है ना, मैं इतना कोशिश कर लूंगा। वैसे मैं डाल दिए थे, चलो कोई बात नहीं, मैं आज कैरियरविल पे भी अपलोड करा दूंगा, है ना, जितना हो सकता है। सर मार्च में एग्जाम है, उस समय तक, पर अब मार्च तक नहीं जा रहा हूँ मैं जनवरी के सिलेबस बोल रहा हूँ। मैं जनवरी 15 से जनवरी 15 के आसपास सिलेबस को फिनिश कर दूंगा, मैं मार्च तक नहीं जा रहा हूँ। क्या पर देखें, यस सर सारे ग्रुप में डाले थे, हाँ डाले तो थे बच्चों ने बहुत सारे ग्रुप्स में यार। चलो शायद तुम किसी ग्रुप में नहीं होगे, ऐसा कुछ होगा। मैंने अभी तो पूरे फिजिक्स के क्वेश्चन डाले हैं, आज काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन इंडिविजुअली डाल दूंगा। तो मैंने अभी पूरी फिजिक्स के थ्योरी के क्वेश्चन डाल दिए थे, परंतु अभी मैं आज इंडिविजुअली एक अकेले काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन डाल दूंगा, है ना। कैरियरविल एप्लीकेशन कहाँ से लें बेटा, कृष्णा कैरियरविल एप्लीकेशन कहाँ से लें, तो मेरे ख्याल से कैरियरविल पे तो देख रहे होगे, किस पे देखोगे सर, आपका व्हाट्सअप नंबर दे दो। जितेश सर कब आएंगे बेटा, लखन जितेश सर मंडे को आएंगे, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ जितेश सर का, जैसे तुम इंतजार कर रहे हो लखन, मेरे को भी बहुत जल्दी है। ठीक है, रिप्लाई नहीं करते हो रोहित, यार मैं तो बहुत रिप्लाई करता हूँ, मुझसे ज़्यादा रिप्लाई कौन करता है ऑनलाइन टीचर। गलती कर ली ऑनलाइन लेकर, अच्छा गलती कर दी ऑनलाइन लेकर, चलो भाई आपकी गलती के लिए हम क्या करें बताइए। आप जो चाहे आप कहें तो मैं फोटो स्टेट आपको मैसेज कर दूंगा, आप बता दें, मैं किताब की फोटो कॉपी करा देता हूँ यार।
अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही हैं विपिन तो आज जेई करियर में हल्दी बिल्कुल बिल्कुल भाई आज सर आपका नंबर दे दो। सोशल मीडिया कौन से सोशल मीडिया पर मैं सब पर ही हूँ बेटा। सर आप भी पढ़ाई जितेश सर नहीं है वो बात की बात है, चलो ठीक है छोड़ो। ग्रुप का गलती करोगे सिलेक्शन भी लेकर, चलो ठीक है। चलो सर ये बेटा देखो इस चीज़ मैं बता दूं, आप लोग बोल रहे हो भाई, एक विपिन बोल रहे हैं कि भाई नोट्स नहीं मिलते। भाई देखो यार नोट्स की मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ, मैं नोट्स अपलोड करा सकता। मैंने क्या बोला, मैं सारे पे प्रैक्टिस सेशंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड करा दूंगा। अब आप सोच के देखो कल 2-3 हज़ार क्वेश्चंस थे, अराउंड 3 हज़ार के आसपास क्वेश्चंस थे। इनको लिखा नहीं जा सकता ना, तो 3 हज़ार क्वेश्चंस आप कहो कि नोट्स को मैं बना दूं, हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं नोट्स कहीं ना कहीं से फोटो स्टेट करके दे सकता हूँ, पर इतनी जल्दी मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। आप सोच के देखो मैं बुक कैसे लिख पाऊंगा 15 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में, कैसे बुक लिख पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है ना मेरे लिए। पर हाँ क्वेश्चन, हाँ 2 हज़ार के आसपास क्वेश्चन थे, तो वो सब तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, क्लास मार्च तक चलेगा जब तक सिलेबस नहीं होता है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि रोटेशनल मोशन होता है जब कोई चीज बाहर से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। तो रोटेशनल के बाद अगला मोशन, ये आपके क्वेश्चन डला हुआ है आपकी एसके बुक में। एसके की बुक में एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा है कि जो मोटरसाइकिल होती है या साइकिल होती है, साइकिल जब रोड पर चलती है, साइकिल जब रोड पर चलती है तो साइकिल में चलने के लिए, साइकिल पर चलने के लिए, ठीक है भाई, ठीक है चलो यार ठीक है। नोट क्वेश्चन दो हिंदी में, क्वेश्चन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रहा हूँ। नोट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश वाले लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश वालों के नोट्स जरूर थोड़े से अपलोड कराऊंगा क्योंकि इंग्लिश वालों की बुक्स मार्केट में नहीं है। तो इंग्लिश वालों की कोशिश करूंगा कि इंग्लिश वाले नोट्स मेरे पास है भी, तो इंग्लिश वालों को मैं कोशिश कर सकता हूँ। हिंदी वालों के नोट्स देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि उसको ट्रांसलेट करने में थोड़ा मुझे समय लग सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि नोट्स देना है इन सबको रिटर्न में भी दोबारा से देना है तो फिर आप मैं दे सकता हूँ, फिर मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा क्यों, फिर अगर नोट्स ही मुझे देना है तो फिर मैं यहाँ जल्दी जल्दी कर दूंगा। चलो ठीक है, जो भी है चलो मैं करता हूँ, ठीक है तुम्हारी बात। चलो तो हमने कहा रोटेशनल। अब अगला मोशन हम जो बोलेंगे उसका नाम होगा ट्रांसलेटरी मोशन। क्वेश्चन पूछा गया कि साइकिल का पहिया अपनी जगह पर कौन सा मोशन करता है और साइकिल का पहिया रोड पर चलते वक्त कौन सा मोशन करता है। तो ये थ्योरी का एक क्वेश्चन डला हुआ है कि साइकिल का पहिया अपनी जगह पर कौन सा गति करता है और रोड पर कौन सा गति करता है। तो देखना समझना, हमने ये कहा कि एक बिंदु ले लो किसी पॉइंट पर। मैंने कहा ये मान लीजिए टायर है आपका और मुझे पता है टायर अपनी जगह पर कौन सा मोशन करता है, अपनी जगह पर कौन सी गति करता है, रोटेशनल, घूर्णन। अब ये बिंदु जब ये चीज रोड पर चलेगी तो ये बिंदु ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये बदलता जाएगा। आप इस पॉइंट को देखो तो इस पॉइंट की, इस बिंदु की गति जो होगी वो इस प्रकार से होगी, आगे बढ़ता जाएगा। और अगर कोई बिंदु गोल घूमते घूमते अपनी जगह को बदल लेता है, अपनी जगह को बदल लेता है, अपनी जगह को बदल लेता है, यानी इस पॉइंट से किसी बिंदु पर शिफ्ट हो जाता है, तो अगर कोई बिंदु अपनी जगह बदलता है तो ऐसे को हम ट्रांसलेटरी यानी स्थानांतरण गति कहते हैं। और हमारी फिजिक्स में ये 4 तरह की गति को हम पढ़ेंगे। यही हमारी फिजिक्स में 4 टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, स्थानांतरण गति कहकर चलेंगे। तो हमने कहा कि जब भी कोई पहिया, जब भी कोई साइकिल का पहिया अपनी जगह पर गति करता है तो रोटेशनल कहलाता है, और जब रोड पर चलता है तो ट्रांसलेटरी यानी स्थानांतरण गति कहलाता है। ये 4 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एसके की बुक में इस पर पड़े हुए हैं। चलो जो भी आप बुक फॉलो करते हो मैं बताते जाऊंगा कौन सी बुक में है, क्वेश्चंस क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। कितने बजे से क्लास है, कितने बजे से क्लास है, देखो जरा बताओ। चलो चलो स्टार्ट करते हैं ना। अगली बात में निकल कर आती है जहां तक है, अगले हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में जो वृत्तीय गति जो हमने स्टार्ट की है उसके अंदर हम बहुत बेसिक जाएंगे आज लीनियर वाले पार्ट पर। आज हम लीनियर पढ़ेंगे, कल के टॉपिक पे एंगुलर पढ़ेंगे, है ना। एंगुलर मतलब कोणीय। तो थोड़ा सा और पढ़ लो बेटा रविंद्र, थोड़ा सा और पढ़ लो, है ना। सर्कुलर तो वृत्तीय गति की हम बात लेकर चल रहे हैं। तो जरा देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। मैंने आपको कहा था कि जब एक चीज दूसरी चीज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जब एक चीज दूसरी चीज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं वृत्तीय गति। ये हमने पढ़ा था। सर बंद करो, देखो कितने बजे से क्लास चल रही है, 1 बजे तक थी ना, बंद कर दे क्या आज 12:30। कुछ बच्चे बोल रहे हैं थक गए हम।
बेटा थोड़ा एक काम करो, तुम लोग बंद कर दो, ठीक है? तो तुम लोग बंद कर दो, तुम बाद में वीडियो देख लेना, मैं तो बंद नहीं कर पाऊंगा ना, मेरे को यहाँ, मेरे को तो इंस्ट्रक्शन से, मैं तो टीचर हूँ भाई। हाँ और क्या, बंद नहीं कर सकते यार, तुम वीडियो बाद में आके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो तुम्हारे पास है ही। हाँ 1 घंटे नहीं है, 1 बजे तक, 1 बजे तक यार, 11 से 1 बोला है मुझसे, 1 बजे तक ही बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप वीडियो दोबारा से देख लेना यार, थोड़ा सा मेरे को भी समय दो। देखो यार मैं बंद नहीं कर पाऊंगा, मेरे को भी इंस्ट्रक्शंस होती है कि मैं क्लासेस नहीं कर, मैं भी थक गया हूँ यार। तुम लेकिन वीडियो बाद में देख लेना, तुम्हारे पास तो ये सुविधा है ना, मुझे तो पढ़ाना ही पड़ेगा यार, तुम समझा करो। चलो ठीक है, मेरे को सिलेबस भी तो देखना है यार अपना, मैं तो हो सकता है आगे चल के और भी बढ़ा दूं क्लासेस को, 2 से 3 घंटे भी कर दूं। चलो चलो, तो मैंने ये बात निकल कर आई कि जब भी कोई चीज घूमती है, तो पहली बात मेरी ध्यान से समझना, जब भी एक चीज दूसरी चीज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जब भी एक चीज दूसरी चीज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो हर चीज इस ब्रह्मांड में जितनी भी चक्कर लगाती है, चाहे वो कोई भी हो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ कोई भी चीज घूमता क्यों है, कोई भी चीज चक्कर क्यों लगाती है, कोई भी चीज वृत्ति गति क्यों करती है, सर्कुलर मोशन क्यों करती है, तो आपके पास बस एक ही जवाब होना चाहिए, इस ब्रह्मांड में हर एक चीज गोल इसलिए चक्कर लगाती है क्योंकि उसमें अंदर की तरफ बल लगता है, अंदर की तरफ फोर्स लगता है, जिसको हम सीपी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, यानी अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। मैं बता रहा हूं, फिर से आपको समझा दूंगा, जो भी चीजें होंगी मैं 2 बार समझा दूंगा। देखो, अंदर लगने वाले बल होता है एक सीपी, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें चक्कर लगाती हैं सबका कारण होता है सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल। इस बात को आप समझ लीजिए कि हर एक ब्रह्मांड में हर एक चीज के आगे लगने वाला बल होता है सेंट्रीपिटल, जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है? अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है योगेंद्र, बता दूंगा जाने से पहले, ठीक है? यानी इस ब्रह्मांड की जितनी भी चीजें चक्कर लगाती हैं सब वृत्ति गति अंदर के बल के लगने की वजह से आती हैं। आपकी किताब के 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखे हैं, पूछा है पृथ्वी सूरज के चारों तरफ क्यों चक्कर लगाती है, अर्थ रोटेट्स अराउंड सन, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ क्यों चक्कर लगाती है, और रीजन पूछा गया है क्यों चक्कर लगाती है। ऑप्शन दिया गया है कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ क्यों चक्कर लगाती है, तो इसलिए चक्कर लगाती है क्योंकि उसमें अंदर की तरफ एक बल लगता है, और अंदर की तरफ लगने वाले बल को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं इसको, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें चक्कर लगाती हैं सबका कारण यही होता है सीपी। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि आप जब भी इस चीज को लिखेंगे तो आप लिखेंगे ये क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, यानी वृत्ति गति के लिए जिम्मेदार है, वृत्ति गति के लिए जिम्मेदार है, वृत्ति गति के लिए जिम्मेदार है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, हिंदी वालों के लिए वृत्ति गति के जिम्मेदार है, वृत्ति गति के लिए जिम्मेदार है, ठीक है? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, छोटी सी बात है। आपके लिए एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, आपके लिए फिर से, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड सन, आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्यों चक्कर लगाता है, आपने कारण क्या होगा, ऑप्शन में 2 दिए होंगे, ऑप्शन में 2 चीजें दी होंगी, एक तो उसमें दिया होगा नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स, और ऑप्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ऑप्शन में होगा। जब भी बता दूं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इसलिए चक्कर लगाता है क्योंकि अंदर की तरफ बल लगता है, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें गोल घूमती हैं सबका कारण होता है अंदर लगने वाला बल, और अंदर लगने वाले बल को सीपी सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल कहकर चलते हैं, सीधी सी बात है। तो अंदर लगने वाले फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल। इसका आंसर आप हमेशा लगाइएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युतीय बल हो सकता है, ऑप्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक ना हो आपकी बुक में तो आप इसका आंसर कूलाम्ब बल भी लिख सकते हैं। कूलाम्ब क्यों इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, और धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में क्या लगता है, कूलाम्ब बल। तो इसका आंसर न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता, नाभिकीय बल नहीं होता, इसका आंसर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो गलती मत कीजिएगा। दूसरी बात कहते हैं ये क्या करता है, वृत्ति गति के लिए जिम्मेदार है। लेकिन आप सोचकर देखना, जब भी कोई चीज गोल घूमती है, जब भी कोई चीज गोल घूमती है और आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, आप मान लो मोटरसाइकिल है, और मोटरसाइकिल नहीं आप कार मान लो, आप कार के अंदर बैठे हैं, और जैसे ये कार गोल चक्कर लगाएगी तो आपको ऐसा महसूस होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि कार से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। बेटा योगेश रीस्टार्ट करो, हो सकता है आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो, जो भी एरर आई है।
तो जब भी मेरी कार किसी गोल चक्कर पे चक्कर लगाती है, आप देखना जब भी कोई गोल चक्कर, आपको ऐसा लगता होगा आप बाहर निकल जा रहे हैं, आप बाहर भाग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आप गाड़ी से बाहर की तरफ निकल कर। अगर आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ तो आप कभी शिमला मनाली कभी पहाड़ों में गए हो तो आपको ऐसा महसूस हुआ होगा जब भी बस टर्न करती है तो आप हमेशा बस की ओर बाहर की ओर निकल रहे हैं। इसका मतलब बाहर की तरफ लगने वाला बल जिसको हम CF कहते हैं और बाहर को लगने वाले बल को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हिंदी में कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स है दोनों की इकाई न्यूटन है। CP अंदर की तरफ लगता है, CF बाहर की तरफ लगता है। दोनों बातें मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। चलो, तो मेरे ख्याल से CF समझ में आ रहा होगा, बाहर की तरफ लगता है। CF से क्या क्या होते हैं इसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बारे में आएंगे हम। CF सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल, हिंदी में लिखते हैं अपकेंद्रीय बल। एक बात मुझे सोचकर बताना, CP का कारण तो आपने बता दिया, सेंट्रीपिटल का कारण बता दिया, जैसे आपने बोला भाई गुरुत्वाकर्षण बल। CP का कारण आपने बोल दिया कूलाम बल। एक बात मुझे सोच के बताओ, कोई चीज आपको बाहर खींच रही है तो बाहर लगने वाला बल कौन सा है? कौन आपको बाहर खींच रहा है? कोई तो होगा जो आपको बाहर खींच रहा होगा। कौन खींचता है? अगर आप बस में बैठे हो और बस से आप बाहर की तरफ निकल रहे हो, जब वो चक्कर लगा रही है, गोल चक्कर लगा रही है, तो आप सोचो कौन आपको बाहर की तरफ खींचता है? तो भैया आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल का कोई कारण ही आप नहीं बता पाते। और जब कोई कारण नहीं बता पाते, इसका मतलब ऐसे बल को हम नाम देते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का मतलब होता है झूठा बल, और इस बल को हम नाम देते हैं झूठा बल। ऐसा कोई भी बल नहीं होता। बेटा अक्षय आप बाद में आ जाओ, अक्षय थोड़ा रेस्ट ले लो, आराम से आ जाओ, मैं मना नहीं कर रहा, मेरे को थोड़ा मेरा सिलेबस का भी देखना पड़ता है ना यार। आगे चल के आप मैथमेटिक्स की 3-3 घंटे क्लास कैसे लोगे फिर यार? फिजिक्स की क्लासेस कैसे लोगे? थोड़ा समय दो यार मेरे को। आप लोग पढ़ते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में आ जाओ, आपके पास तो ये सुविधा है ना, मेरे को तो पढ़ाना पड़ेगा ना। हो सकता है मेरे मंडे को क्लास लगे फिर। इमेजिनरी फोर्स, एग्जैक्टली ये झूठा बल है, ऐसा कोई बल होता नहीं है, क्योंकि अंदर की तरफ तो है गुरुत्वाकर्षण, पर पृथ्वी पर बाहर की तरफ कौन सा बल है? कोई नहीं। हमने कहा ठीक है। अब मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि CF करता क्या है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन, CF करता क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करता क्या है? अपकेंद्रीय बल करता क्या है? सोच के देखो, अगर पृथ्वी चक्कर लगा रही है और पृथ्वी में CP लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। CP सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ना किसी कारण की वजह से आता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ग्रेविटेशनल क्या करता है? उसको अंदर की तरफ खींचता है। हाँ, मंडे को सेमिनार है मुरारी। तो अंदर की तरफ खींचता है, इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी को तो अंदर जाके गिर जाना चाहिए था। सोच के देखो, अगर सिर्फ पृथ्वी में अंदर की तरफ फोर्स लगता तो पृथ्वी को तो अंदर जाके गिर जाना चाहिए था, लेकिन क्या कभी पृथ्वी अंदर जाके गिरती है क्या? इसका मतलब अंदर वाले CP को कोई ना कोई कैंसिल करता है, और कौन होता है? CF, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल CP को कैंसिल करता है ताकि पृथ्वी अंदर ना जा पाए, और इसी की वजह से ब्रह्मांड की हर एक चीजें उसी जगह पर चक्कर लगा पाती है, क्योंकि अंदर लगने वाला बल बाहर लगने वाले बल के बराबर होता है। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करता क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल, यह वृत्तीय गति में संतुलन रखने के लिए जिम्मेदार है। मतलब संतुलन रखने के लिए जिम्मेदार है, वृत्तीय गति में संतुलन रखने के लिए जिम्मेदार है। और अगर क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? तो वृत्तीय गति के लिए जिम्मेदार है। बेटा लखन, दूध दही में इसलिए नहीं बदलता क्योंकि CF है। दूध से क्रीम का अलग होना अलग चीज है, दूध का दही से बदलना अलग चीज है। दही के बनने के लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं, अलग बातें हैं बेटा, वो बायोलॉजी आ गई। ठीक है, तो हमने कहा अगर ये माइनस क्यों लगाया है? माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि चीज अंदर भी ना जाए और चीज बाहर भी ना जाए। माइनस ये बताता है फोर्स क्या है? वेक्टर है ना, सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगी। मतलब अंदर की तरफ CP लगता है और बाहर की तरफ CF लगता है, मतलब अंदर CP और बाहर CF, तो दिशा बताने के लिए माइनस का प्रयोग हुआ है। सोच के देखो, अगर CF है और ये दोनों बराबर है तो ना, अगर CP ज्यादा होगा तो पृथ्वी अंदर गिर जाएगी, CF ज्यादा होगा तो पृथ्वी बाहर चली जाएगी, पर पृथ्वी ना ही अंदर जाती है और ना ही
बाहर जाती है। इसका मतलब दोनों बल हमेशा बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन ना ही अंदर जाता है ना ही बाहर जाता है, मतलब दोनों बल बराबर होते हैं। इस ब्रह्मांड में हमेशा इन दोनों चीजों के बारे में बराबर होगी। तो मैंने कहा कि इसी तरीके से दोनों चीजें हमेशा बराबर होंगी। सीपी किसी ना किसी कारण की वजह से आता है, मैं बता चुका हूं। सीएफ का फॉर्मूला लिखता हूं। सीएफ का फॉर्मूला क्या होगा? सीएफ का फॉर्मूला होता है mv²/r, जहां a बराबर होता है v²/r। वैसे तो आपने पढ़ा है a बराबर v-u/t, परंतु आप जिम जाना शुरू कर दो भाई। जिम जा रहा हूं भाई, जिम जा रहा हूं। ठीक है भाई, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें। अच्छा, डायरेक्शन ना हो तो नेगेटिव हटा देते हैं। बहुत बढ़िया लखन, डायरेक्शन नहीं होगी तो नेगेटिव हटा देंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जय हिंद भाई। देखो, तो हमने कहा एफसीएफ का फॉर्मूला क्या निकला? mv²/r। तो सीएफ का फॉर्मूला निकला है mv²/r। तो मेरे पास सीपी किसी ना किसी कारण की वजह से आता है। जैसे पृथ्वी में अगर सीपी लगाएंगे तो gm1m2/r²। इलेक्ट्रॉन में अगर सीपी लगाएंगे तो 1/4πε0 q1 q2/r²। तो सीपी ना किसी कारण की वजह से आता है। परंतु इसका भी फॉर्मूला, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इस केस में फॉर्मूले दोनों के बराबर होंगे। इस तरीके से हम सीपी और सीएफ पढ़ सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी और आती है। सीपी के कारण इस ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें होती हैं? तो सीपी के कारण पृथ्वी सूरज के चारों तो क्यों घूमती है? क्योंकि सीपी है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है। इसका मतलब रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना, इसका एक उदाहरण होगा। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना एक उदाहरण होगा। ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का, ये सब बता चुका हूं आपको थोड़ी देर पहले। इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, और इसकी वजह से ये रीजंस निकल कर आते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब आते हैं सीएफ के एग्जांपल्स पर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। सीएफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर बनाता है, एयरफोर्स में इस पे भी क्वेश्चन आया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीएफ पर क्या क्या उदाहरण है, सीएफ की वजह से क्या क्या होता है, तो जरा देखते हैं सीएफ के उदाहरण। पहला उदाहरण, सेंट्रीफ्यूगल की वजह से क्या क्या होता है। आपने एक चीज सुनी होगी कि दूध से क्रीम का अलग करना सीएफ का उदाहरण है। ये आपने जरूर सुना होगा, और ये बात सच है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। है न्यूमेरिकल्स है बेटा आयुष, न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स है। हर चैप्टर में न्यूमेरिकल्स होते हैं, हर चैप्टर में न्यूमेरिकल्स कराता हूं। अभी तो थ्योरी चल रही है। चलो, अभी हम एंगुलर पे आएंगे तो न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। ठीक है, चलो। वॉशिंग मशीन, बहुत बढ़िया, वॉशिंग मशीन इसका एग्जांपल है शिवेश। बिल्कुल। तो उदाहरण देखते हैं सीएफ के क्या क्या उदाहरण होंगे। पहला उदाहरण देखते हैं। पहला है सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। हिंदी वालों के लिए, क्रीम का दूध से अलग होना, क्रीम का दूध से अलग होना। क्रीम दूध से अलग क्यों होती है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्रीम दूध से अलग इसलिए होती है, क्रीम दूध से अलग इसलिए होती है क्योंकि क्रीम में एक मशीन बहुत तेजी से चक्कर लगाती है, और जब ये मशीन बहुत तेजी से चक्कर लगाती है तो क्रीम जाकर बाहर की तरफ जाके जमा हो जाती है। बाहर की तरफ जाके जमा होती है क्योंकि बाहर की तरफ फोर्स था, बाहर की तरफ बल था, और बाहर की तरफ लगने वाला बल क्या कहलाता है, सीएफ। इसीलिए क्रीम अलग होती है। अगर क्रीम अंदर जाके जमा हो जाती तो हम कहते हैं सीपी की वजह से अलग हुई है, पर क्रीम तो बाहर जाके जमा होती है, मतलब किसकी वजह से अलग हुई है, सीएफ की वजह से। यानी आप टिक लगाएंगे कि किसकी वजह से अलग होती है। आप आगे चल के क्वेश्चन और पढ़ोगे कि अगर क्रीम से दूध को अलग कर दिया जाए तो घनत्व पर, डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप एक बात समझें, हमें ऐसा लगता है कि क्रीम अगर दूध से निकल जाएगी तो दूध पतला हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। वास्तविकता में अगर वॉल्यूम कम होगा, क्रीम कम हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी घनत्व बढ़ जाएगा, यानी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। घनत्व बढ़ जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो दूध के अलग होने से ये अलग होती है। सेकंड बात की बात करें तो ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन, यानी वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाना, वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाना। वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे सूखते हैं, अगर मैं बात करूं, वॉशिंग मशीन में कपड़े इसलिए सूखते हैं क्योंकि जैसे आप टब में डालते हो, ये टब बहुत तेजी से चक्कर लगाता है।
जब ये टब चक्कर लगाता है तो टब के बाहर की तरफ जाके कपड़े चिपक जाते हैं, क्योंकि उन पे सीएफ लगेगा, बल लगेगा, बाहर की तरफ चिपक जाएगा। अब बाहर की तरफ टब में हम छोटे छोटे छेद बना देते हैं, तो जितना तेज टब घूमता है पानी उसमें से छेदों से बाहर निकल जाता है और इसकी वजह से कपड़े सूख पाते हैं। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता, अपकेंद्रीय बल नहीं होता, तो पानी कपड़ों से बाहर निकलता ही नहीं। कपड़ों से पानी इसलिए निकला क्योंकि सीएफ है। इसका मतलब कपड़े क्यों सूखते हैं, इसका भी आंसर आप अपकेंद्रीय बल ही लगाएंगे। मोटरसाइकिल का मौत कुएं में चलाना, मौत कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, ड्राइविंग अ बाइक इन डेथ वेल। मोटरसाइकिल का मौत कुएं में चलना, तो मौत कुएं में मोटरसाइकिल क्यों चलती है? जब आप मोटरसाइकिल को स्पीड देते हैं तो मोटरसाइकिल भागकर जाती है और बाहर की परत से जाके चिपक जाती है। जितना तेजी स्पीड से चलाएंगे, अब मोटरसाइकिल बाहर तो निकल नहीं पाती, क्योंकि मोटरसाइकिल में हमने मौत कुएं में बाहर की तरफ क्या लगा रखे, लकड़ी के टुकड़े, तो लकड़ी के टुकड़े से चिपक के घूमती रहती है। अगर उसमें सीपी लगता, अभिकेंद्रीय बल लगता, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता, तो अंदर गिर पड़ती, क्योंकि सीएफ लग रहा है तो इसीलिए तो बाहर की तरफ चिपकी हुई है। तो इसका आंसर भी आप क्या लगाएंगे, हमेशा यही लगाएंगे। एक चीज आप सोचकर देखो, बाल्टी है और बाल्टी में मैंने पानी भर दिया और उसको मैंने रस्सी से बांध लिया। अब बाल्टी को मैंने गोल घुमाना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन है कि अगर बाल्टी से पानी नहीं गिर रहा है तो वो क्यों नहीं गिर रहा है, क्या कारण है कि बाल्टी से पानी नहीं गिर रहा है? सोच के देखो, अगर बाल्टी भरी थी और मैंने बाल्टी को गोल गोल घुमा रहा हूं और बाल्टी से पानी नहीं गिर रहा है, इसका मतलब बाल्टी में पानी बाहर की तरफ चिपका हुआ है। बाहर की तरफ चिपका हुआ है मतलब बाहर की तरफ जाने वाला फोर्स क्या कहलाता है, सीएफ, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही ये नहीं जा रहा है। ठीक है जी, क्या हुआ, सब भाग गए क्या? अभी थक गए क्या? आपको बताऊं ये क्लास 1:30 बजे तक थी वैसे। सर जी न्यूमेरिकल कराओ, करो सबसे ज्यादा। और बेटा न्यूमेरिकल भी करते हैं, सब करते हैं। नहीं सर नहीं, हम हैं नहीं, ठीक है अभी तो जिंदा है। अच्छा ठीक है, चलो कंटिन्यू रखें। चलो नहीं 1:30 बजे तक नहीं होगी, बस हम खत्म कर रहे हैं क्लास को ना, अब नहीं कर रहे हैं, कल करेंगे अब, है ना? अरे प्रीतम कल करते हैं, यकीन मानो मेरा। ठीक है मैं हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे इतनी जल्दी नहीं, ठीक है रोहित अभी तो ठीक है, बस कितना करते हैं। चलो ठीक है आज के लिए बस इतना ही करो, अब कल करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लो आप, है ना? ठीक है, चीज़ें अभी बहुत सारी आएंगी। कल हम जो आएंगे वो लीनियर के न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, पर न्यूमेरिकल्स कराने से पहले कल आपको बहुत बेहतरीन से कंसेप्ट दूंगा और उस कंसेप्ट का नाम होगा एरर्स। एरर्स मतलब होता है त्रुटियों वाले क्वेश्चन, जो हमारे यूनिट एंड डायमेंशन के चार्ट में आते हैं, टॉपिक में आते हैं। परंतु अगर कल क्लास लगती है तो मैं यूनिट एंड डायमेंशन के साथ बताऊंगा, अगर कल क्लास नहीं लगती है तो फिर मैं आपको वो एरर्स के टॉपिक बताऊंगा। क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में कि इस चीज को इतना परसेंट बढ़ा दिया तो ये कितना बदल जाएगा, ये परसेंट बढ़ा दिया तो वो कितना बदल जाएगा। इसको परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि के सवाल कहते हैं। तो कल क्योंकि वो चीजों पे अब ये क्वेश्चन बनेंगे, mv²/r पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं किताबों में, और हमारी बुक में करीब 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनके अंदर ये सेम क्वेश्चन आते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को हम कल के कल करवा देंगे जब भी आपका नेक्स्ट लेक्चर लगेगा, तो जब भी हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है ना? चलो मैं करवाता रहूंगा जितना मेरे से हो सकता है। ठीक है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू भाई, आते हैं। हैव अ गुड डे, गुड डे सर, गुड डे भाई। खाना वाना खा लो आप लोग, मुझे लगता है बहुत थका दिया मैंने आपको, बहुत मेहनत हो गई आप लोगों की। आप खाना वाना खा लो आराम से, है ना? आराम कर लो थोड़ा सा, फिर वीडियो देखना। पीडीएफ का दोगे, पीडीएफ में आज अपलोड करा दूंगा जो 2000 क्वेश्चन वाली थी, और उसको भी दूसरे को भी अपलोड कराने की कोशिश करूंगा, है ना? जो भी हो सकता है मुझे कोशिश कर दूंगा, ठीक है सर? फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल कर लेंगे टुडे, हाँ न्यूमेरिकल्स जरूर करना। डाउट्स आते हैं तो भेजते रहना, ठीक है? करते रहेंगे सर। रिप्लेस ऑल थ्योरी के क्वेश्चन आप भी डलवा दीजिए। हाँ थ्योरी क्वेश्चन बेटा मैंने ग्रुप में डाले थे, पर मैं यहाँ पे डलवा दूंगा, ठीक है? न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशल क्लास लगाए नहीं, न्यूमेरिकल के लिए अलग से क्लास नहीं लगेगी आपकी, अलग से प्रैक्टिस सेशन चलेगा इसके बाद, जिसमें सिर्फ और न्यूमेरिकल्स और थ्योरी होगी। इसके बाद एक और बैच आएगा, उसके बाद थ्योरी होगी, ठीक है ना? मेरा लास्ट चांस है आपकी बार न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा पे ध्यान देना है भाई। न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दो, बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है न्यूमेरिकल्स। हिंदी में क्वेश्चन कर देना, दोनों में करूंगा, दोनों में अपलोड करूंगा, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया, ठीक है क्वेश्चन मैं कर दूंगा अपलोड, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई चलते हैं, है ना? बस करते हैं आज के लिए, चलो भाई मुझे भी काम है, ठीक है? थैंक यू, ठीक है थैंक यू भाई, थैंक यू मच। के बाद वर्क एनर्जी पावर होगा भाई टॉपिक, ठीक है? बाय 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 बाय, ठीक है? चलो भाई बंद करते हैं। जीते रहो।
बंद कर दिया।